नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपकी इस YouTube चैनल के ऊपर। अपना अभी एक ताज़ा टेस्ट लगा हुआ है, माइनर 08 का रीट लेवल 1, लेवल 2 पात्रता परीक्षा 2025 एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का। तो उसका एक सॉल्यूशन अपन यहां पर लेंगे। सरफेशियल देखने के साथ में कुछ अगर डेप्थ की चीजें होती हैं तो वो भी मैं आपको वहां पर बताना चाहूंगा। इसका पहला क्वेश्चन है, वो लीजिएगा। इसमें आपका क्वेश्चन अपने पास में यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट पेयर ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स। अब आप चेक करेंगे अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, संप्रेषण के जो कौशल आते हैं ना आपके, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पैटर्न है। इस पैटर्न में सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी बताओ? आपका 4 स्किल्स आपको याद रखनी है, एल, एस, आर और डब्ल्यू वाला। ठीक है, अब ये एल है वो किसके लिए स्टैंड करेगा? लिसनिंग का। जो एस है वो किसका स्टैंड करेगा? आपका स्पीकिंग का। आर जो आपके पास में वो किसके लिए स्टैंड करेगा? वहां पर रीडिंग का। और फिर डब्ल्यू जो आपका है वो किसके लिए स्टैंड करेगा बेटा? आपका वहां पर राइटिंग का। अब ये जो 4 स्किल्स आपके पास में हैं, तो इनमें से आपके 2 स्किल अलग काम करती हैं, दूसरी 2 स्किल अलग काम करती हैं। जैसे एल और एस है, इसके अपन बात करते हैं तो ये दोनों अपने पास में क्या होती हैं? जब आप वहां पर विरोधी अवस्था लेते हैं। कैसे? सुनना और सुनने के बाद में बोलना बिल्कुल अपोजिट हैं, तो इनका पेयर नहीं बनाऊंगा एल एस का। वैसे मैं इसका पेयर नहीं बनाऊंगा आर और डब्ल्यू का। मुझे पेयर क्या करना है? अलग बनाना है। मतलब पहले का तीसरे से और दूसरे का चौथे से। तो पहले का तीसरे से बनाने का मतलब 13 लिख दूं, और अगर मैं 13 लिखूंगा तो यहां पर पहला क्या है? आपका लिसनिंग आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाला जो मेरे पास में आएगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका रीडिंग आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें समानता क्या है? लिसनिंग में हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, ग्राह्य अवस्था में होती है, प्राप्य अवस्था में होती है, प्राप्त करने वाली अवस्था में मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसे मैं क्या कह सकता हूं बेटा? आपका वहां पर प्रोडक्टिव कह सकता हूं, या फिर आपका रिसेप्टिव। जो चीज मैं प्राप्त कर रहा हूं तो प्रोड्यूस कर रहा हूं कि रिसेप्ट कर रहा हूं? रिसेप्ट कर रहा हूं, तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा? वहां पर आपका रिसेप्टिव पढ़ूंगा। जो चीजें मेरे लिए प्राप्य हैं, प्राप्त करने योग्य हैं, ग्राह्य होती हैं। और जब मैं यहां पर इसकी बात करता हूं 2 और 4 की, यहां वाला, तो सेकंड में मेरे पास में कौन सा बेटा जी? आपका स्पीकिंग है। ठीक, और इसके बाद में आगे वाला चौथा में अगर यहां पढ़ लूंगा तो बेटा जी ये बताओ कौन सा आपका वहां पर राइटिंग वाला है। तो स्पीकिंग में मुझे कुछ बोलना है, प्रोड्यूस करना है, देना है, प्रदान करना है, सामने वाला कुछ प्राप्त करेगा। राइटिंग में भी मैं कुछ लिख कर दूंगा, तो इसका मतलब सामने वाला इसे प्राप्त करेगा। तो ये जो चीजें दोनों आती हैं, ये रिसेप्टिव की बजाय यहां वाले पार्ट में क्या कहलाएंगी? आपकी प्रोडक्टिव कहलाएंगी। ठीक है, अगर आप बच्चों को इतना सा याद है तो इस पेपर में से 2 सवाल आप आराम से निकाल रहे हो, और परीक्षा में आए तो भी वही बात है। अगले ने पूछा क्या बताओ? देखें आपका वहां पर रिसेप्टिव पूछा हुआ है। ठीक है, और रिसेप्टिव के अंदर हमें चाहिए क्या बताओ? आपका वहां पर रिसेप्टिव के अंदर हमें लिसनिंग और रीडिंग चाहिए। तो लिसनिंग तो है लेकिन स्पीकिंग इसमें नहीं है। ठीक, देखो यहां लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों ही मेरे पास में यहां पर नहीं है। इसमें मेरे पास रीडिंग तो है लेकिन यहां पर लिसनिंग वाला पार्ट नहीं है। तो आंसर तो अपने आप ही बच गया, स्वतः ही बच गया ना आपका। आंसर कौन सा बताओ? रीडिंग एंड लिसनिंग। पेपर सेटर ने क्या किया? लिसनिंग को वहां पर आगे लिख दिया, और रीडिंग है, रीडिंग को कहां लिख दिया? आपका वहां पर पहले लिख दिया। बस इतना ही तो फर्क किया ना, और चीजें वहां पर वो की वही हैं। अगले सवाल पे आओ, देखो इसी से दूसरा सवाल सोल्व होगा। Which one of the following options is the correct pair of प्रोडक्टिव स्किल्स? इस बार रिसेप्टिव की बजाय हमसे बेटा क्या पूछी हुई है? प्रोडक्टिव, उत्पादकीय जो कौशल है ना, उनकी चीज हमसे वहां पर पूछी गई है। तो आप इसका उल्टा कर दो, लिसनिंग रीडिंग की बजाय क्या चाहिए? स्पीकिंग और राइटिंग, दूसरा और चौथा चाहिए मुझे। तो चेक करना यहां पर स्पीकिंग और राइटिंग मुझे इसमें से लेना है। तो आप बताओ, स्पीकिंग तो है लेकिन लिसनिंग हमें नहीं चाहिए। ये रहा स्पीकिंग और राइटिंग, बिल्कुल आंसर मिलेगा। यहां देखो राइटिंग है लेकिन रीडिंग हमें नहीं चाहिए, यहां पर रीडिंग हमें नहीं चाहिए, और यहां पर आपका लिसनिंग वाला पार्ट भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए था? स्पीकिंग और राइटिंग वाला हिस्सा। तो इसमें आंसर अपने पास ये निकलेगा, कौन सा? स्पीकिंग एंड राइटिंग। अगर आप बच्चे इस पे फोकस करते हैं ना बेटा, तो फोकस करके इतना देख लीजिएगा कि हमारे पास में सीधा सीधा आंसर मिलेगा जब हमें इतना सा कच्चा खाका ध्यान है। तो कई बार आप मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का इशू लेते हैं आप, या टीचिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा लेते हैं, तो आपके दिमाग में होता बहुत बड़ा फोबिया बना रहता है, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज होगी। ऐसा कुछ अक्सर वहां होता ही नहीं है। तो इन 2 सवालों के बाद अगले पे आ जाइएगा। सवाल क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सजेस्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? किसी भी भाषा को सीखने या उसका अधिगम करने का एक सही क्रम है जो हमें विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा
क्या किया गया, सुझाव में दिया गया है, हमें सुझावित किया गया है। तो अभी अभी आपने जो पढ़ा ना, मेरे वाला पार्ट गौर करो, इसी में से ये क्वेश्चन फिर से सोल्व होगा आपका। देखो क्या ऑर्डर है प्रॉपर आपका, LSRW, यही तो है। तो तीसरा सवाल तो बेटा इसी पर आधारित हो गया ना आपका। LSRW ढूंढ लीजिए आप, देखो देखिए कहां पर है, LSWR नहीं है ना, LSWR है, LSRW नहीं चाहिए, SLRW नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग वाला पार्ट है। ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ अपना, तो यहां पर क्या चाहिए, LSWR की LSRW, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग वाला वहां पर हमें चाहिए होता है। तो ये चीज यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। ये देखो जल्दबाजी में ऐसा होता है WR RW, तो आप क्या करें वहां पर, इसको एक बार पढ़ लें, ये लिसनिंग है, ये स्पीकिंग है, ये रीडिंग है, ये आपका राइटिंग है। इस तरीके से जो मैंने थोड़ी देर पहले आप बच्चों को यहां पर बताया है, कौन सा, LSRW, ठीक है। तो यहां पर इसको आप चेक करते हुए वहां पर चलें, अगले सवाल की तरफ आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इसके अंदर बहुत ही इजी वे का क्वेश्चन, मैंने हमेशा कहा कि जितना लेंथ अगला क्वेश्चन में डालेगा ना, उतना ही वो क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए वहां पर, इजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 वाला है, इसे पढ़िएगा, वहां पर देखना जरा क्या सवाल है कि विच वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, अब देखो यहां पर कहा है कि कौन से सिद्धांतों में से एक ऐसा सिद्धांत बताएं अब लर्निंग, जहां पर आप क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। किसका अधिगम करते हैं बेटा, आपका टारगेट लैंग्वेज का। टारगेट लैंग्वेज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक ही टारगेट लैंग्वेज याद रखना है, कौन सा, इंग्लिश। फॉलोज द आइडिया, उस विचार का अनुसरण करती है। अब डिजाइनिंग, जहां पर शैलीगत प्रारूप बनाया जाता है लैंग्वेज मटेरियल का, किसका, भाषा की सामग्री का, अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल, जहां पर आपकी जो परिपक्वता का स्तर है उसके साथ में उसे वहां विविध तौर पर देखा जाता है। अब ए लर्नर, एक अधिगमकर्ता के लिए, एंड डिलीवरिंग इट इन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर, और इसे हम क्या करते हैं, सरल से जटिल क्रम की तरफ आगे बढ़ाते हैं, वहां पर इसे लेकर जाते हैं, उन चीजों की तरफ हम फोकस वहां पर करते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां अगला कहना क्या चाहता है कि हमें क्या करना है, चीजों को सिंपल से क्या बनाना है आपका, वहां पर कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है, मतलब पहले सिंपल पढ़ाओगे और धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते चलोगे। तो हमारे पास में जब टीचिंग स्किल्स होती हैं, तो टीचिंग स्किल्स में ये चार चीजें आपको ध्यान देनी है, SGP, और फिर यहां पर टर्म क्या है, टी का है। तो एस के जो मायने हैं, एस यहां किसके लिए स्टैंड करता है आपका, सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जी यहां पर किसके लिए स्टैंड करता है बेटा आपका, वहां पर ग्रेडेशन के लिए। फिर पी यहां पर किसके लिए स्टैंड करता है बेटा जी आपका, प्रेजेंटेशन के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए। और फिर यहां पर अपने पास टी वाला जो पार्ट है, टी वाला किसके लिए स्टैंड करेगा बताओ आपका, टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग वाला जो हिस्सा है वही किससे जुड़ा हुआ है आपके लिए, इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है। और वही इवैल्यूएशन नहीं कहूं ना, तो यहां पर ये पार्ट किसमें आ सकता बताओ आपका, मेजरमेंट, इसके नजदीक भी जा सकता है आपका, ठीक है। अब अपन ये नहीं कहेंगे कि ये आकलन है, कि ये मापन है, कि ये मूल्यांकन है, ठीक है, इनकी तरफ अपन वहां पर नहीं जाएंगे। अपना मेन काम क्या है पता है आपका, इस पैटर्न को सीखना, SGPT को, कि बच्चे को पढ़ाने से पहले टीचर को बढ़िया मैटर को चयन करना चाहिए, उसके बाद में उसका एक सिंप्लीफिकेशन, ये जो टर्म आया ना आपका, कौन से वाला, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रेडेशन का मतलब स्तरीकरण नहीं लेंगे बेटा, हम इसे जब पढ़ते हैं तो ये मैनर अपने पास में किस में आता है बताओ आपका, सिंप्लीफिकेशन में आता है। और सिंप्लीफिकेशन के मायने क्या होते हैं, जब इन चीजों का क्या किया जाता है, सरलीकरण किया जाता है, सरलीकृत करने का काम वहां पर किया जाता है। फिर क्लास में आके बच्चे के सामने टीचर उसको डिलीवर करेगा, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंटेशन है। और लास्ट में फीडबैक लेना चाहेगा कि बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, तो ये मैटर किसमें जाएगा आपका, वहां पर टेस्टिंग में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अगले ने क्या कहा कि निम्नांकित में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि टारगेट लैंग्वेज के लिए उस विचार को वहां पर अनुसरित करता है, जिसमें किसी भी लैंग्वेज मटेरियल को इस हिसाब से प्रारूपित किया जाता है कि बच्चे का मैच्योरिटी लेवल क्या है, ठीक है, बच्चे का सीखने का, परिपक्वता का स्तर क्या है, किस लेवल पर बच्चा सीख रहा है, फिर उसे डिलीवर करें तो इस मेथड पे डिलीवर करें जहां सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाएं। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने का मतलब, पहला जो मटेरियल अपना होता है उस मटेरियल को मैं क्या करूंगा, वहां पर सरल बनाऊंगा। और मटेरियल को सरल बनाने का मतलब क्या होगा, मैं उसका ग्रेडेशन करूंगा। तो इसका जो आंसर है ना, सिंप्लीफिकेशन से निकलेगा। और सिंप्लीफिकेशन का जो पैटर्न है वो कहां से आता बताओ आपका, ग्रेडेशन। कौन से मैटर को ग्रेडेशन करूंगा, कौन से मैटर को सिंप्लीफाई बनाऊंगा, जिस मैटर को मैंने क्या किया आपका, सिलेक्शन दिया। तो आंसर तो ये है, लेकिन बाकी तीन चीज में कैसे काटूं, सुनना। यहां है करेक्टनेस, करेक्टनेस का दूसरा वर्ड होता है आपका एक्यूरेसी, शुद्धता वाला। तो इसमें शुद्धता की बात तो नहीं है ना,
कि वहां पर शुद्ध अशुद्ध छांटो, ऐसा कहीं पर भी अगले ने नहीं दिया। नेचुरल ऑर्डर अभी आपने सीखा LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वो भी बेटा यहां पर नहीं है ना। फिर अगला प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन, ठीक है, जैसे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट सकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट नकारात्मक पुनर्बलन। आपको वहां पर इस चीज के लिए स्टिमुलस दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे रिएक्ट करवाया जाता है, चीजों को वहां मोटिवेट करते हुए आपका इंटरेस्ट बढ़ा के आपको सिखाया जाता, वो चीज इसमें आती है रीइंफोर्समेंट। तो पुनर्बलित करने की कोई अवस्था नहीं है। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा सवाल हम छांटे तो कहां से छांटे बेटा, इस वर्ड से, कौन से सिंपल वाले से, कि जब मैटर को सिंपल बना के पढ़ाया जाए तो क्या कहलाता, आपका ग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ये भी प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ सवाल है आपका, किसी से भी जुड़ा हुआ आपके लिए, वहां पर अगर मैटर आपके पास में अच्छा है तो आप आराम से निकाल पाएंगे। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, निम्नांकित सिद्धांतों में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार द लर्निड आइटम्स, सीखे गए अधिगम किए हुए जो आइटम्स हैं, जो मटेरियल है, जो आपकी सामग्री है, शुड बी रिवाइज्ड, उसे आपका दोहराया जाना चाहिए मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स का मतलब एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराया जाना चाहिए, और उसे हम क्या करें, आपका स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन का मतलब उसे मजबूती दें, उसे बेटर तरीके से डील करें। कहां पर, लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के अधिगम में, भाषा को सीखने के अनुसार, भाषा के मुताबिक वहां पर ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे के लिए आप बार बार क्या करना चाह रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब बच्चे को रिवाइज करके सिखा रहे हैं, इसका मतलब बच्चे में कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहे हैं, उस चीज को फिर से डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहां पर यह सीखो कि मेरे पास में प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, अभी भी मैंने बोला है आपका कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर है वो तो इसमें अप्लाई आपका होना ही नहीं है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर की चीजें इसके साथ में आपको देखने को नहीं मिलती, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इसे नहीं पढ़ेंगे। तो अगले ने बोला क्या कि किस सिद्धांत के अनुसार आपको यह काम करना है। तो प्रॉपर ऑर्डर तो कौन सा बेटा, LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग वाला है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उद्देश्य क्या है, स्पेसिफिक एम, जेनेरिक एम, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, या फिर सामान्य उद्देश्य, ऐसा कुछ नहीं है। अब दो चीजें, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन करना, पुनर्बलित करना आपका, और मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरित करना। तो जब चीजों को आप बार बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल क्या हो रहा है, आपका फोर्स का इश्यू शामिल हो रहा है। ठीक है, और फोर्स को आप अंदर डालते हुए बच्चे से उस चीज को सीखने के लिए उसे मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन है तो सही, लेकिन क्या है आपका लेटर ऑन, सेकंड स्टेप हो गया। पहले बच्चे को क्या करना पड़ेगा, रीइंफोर्स करना पड़ेगा, री के उसे मोटिवेट करके फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा, पहले एक्सटर्नल उसके बाद में इंटरनल, अब्राहम मैस्लो की लैंग्वेज के अंदर। तो ये चीज बाद की है, कौन सा, मोटिवेशन वाला। पहला जो मेरे पास हिस्सा बताओ किसका है, आपका वहां पर रीइंफोर्समेंट का है, पुनर्बलित अवस्था का इसमें देखा जाता, उसके साथ में आपका अटैच किया जाएगा। तो यहां पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि अपने पास में अगर दोनों में से एक होता है तो कोई एक सही हो जाता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन दोनों के नजदीक जाता है आपका, लेकिन दोनों है तो मैं प्रायोरिटी किसको दे दूंगा, आपका रीइंफोर्समेंट को दे दूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ए चाइल्ड मस्ट हैव ए रीजन टू लर्न ए लैंग्वेज। निम्नांकित सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो हमें क्या करता है, वहां पर इस चीज के लिए सुझाव देता है कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए, वहां पर भाषा को सीखना चाहिए। ठीक है, यानी वो हमें इस चीज की तरफ आकर्षित करता है, इस चीज की तरफ हमें अपील करता है, अट्रैक्ट करता है, इस चीज के लिए अर्ज करता है, वो हमारा खुद का नेचर रिवील करवाना चाहता है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो गौर करना, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो हमें सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है किस बात का, कि वहां पर जो अपने पास चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा है ना, उस बच्चे को अपन क्या करें, एक यहां रीजन, एक आर्ग्यूमेंट, एक लॉजिक, एक तर्क, एक कारण दे, किस चीज का, वहां पर किसी भी भाषा को सीखने के लिए देते हैं। उस कारण की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कौन सा कारण होगा, क्या भाषा को केवल बच्चे को शुरू में कह दें कि बेटा तेरे को करेक्टनेस या एक्यूरेसी के लिए अपन ये काम करवा रहे हैं, नहीं ना। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, मदर टंग का प्रिंसिपल क्या, मातृभाषा का यूज कब होता है बेटा, जब हम उसे ये सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं वहां पर आपका, कि आप मातृभाषा है उसका यूज इस हिसाब से करो कि बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आए उसके लिए आप सिंप्लीफाई करके उसकी मदद के लिए 90-10 वाला रेशियो, कौन सा 90-10 वाला, कि 90% आप टारगेट लैंग्वेज काम में लीजिए, जहां जहां जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू
आप मदर टंग काम में ले लीजिएगा तो ये चीज अलग हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर यहां वाले पार्ट में आप देखना कौन सा है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब कि कौन सा मटेरियल कितने अनुपात में पढ़ाया जाना चाहिए। जितने वेटेज का जो टॉपिक है उतना ही उस पर प्रेशर होना चाहिए, उतना ही टाइम कंज्यूम होना चाहिए, ज्यादा वहां पर होना नहीं चाहिए। तो ये चीजें हट रही है ना, तो अपने आप आंसर तो निकलेगा, लेकिन आंसर निकला क्या वो सुनना। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसके अंदर बच्चे को वहां पर हम क्या कहते हैं कि भैया तुम्हें वहां पर इस चीज को सीखने का फायदा क्या रहेगा, तुम्हें आगे चलकर भाषा किस हिसाब से तुम्हारे लिए काम में आने वाली है। तुम्हें मोटिवेट करना होता है, उस बच्चे को अभिप्रेरित करना होता है, उसे वहां पर सिंपल फोर्स देनी है, मोरल फोर्स देनी है। आउटर फोर्स जो जबरदस्त प्रेशर आपका बिना किसी थर्ड पार्टी के आना चाहिए, वो एक नॉर्मल प्रेशर के थ्रू यहां पर लगना चाहिए। तो इसमें जो क्या लिखा है आपका, लर्न लैंग्वेज, भाषा को सीखने के लिए बच्चे के लिए जो रीजन है ना, ठीक है, उसको वहां पर शामिल करें। तो कौन से प्रिंसिपल में, आपका मोटिवेशन में। ये चीजें सेकेंडरी हैं, ये प्राइमरी नहीं होती हैं। आपका प्राइमरी सबसे पहले बच्चा क्या करे, आपका इंटरेस्ट डेवलप करे। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें मोटिवेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल, द टीचिंग मटीरियल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का जो टीचिंग मटीरियल आपका होता है, यानी जो आपकी अधिगम की शिक्षण की सामग्री वहां पर रहती है, मस्ट बी सेलेक्टेड, उसे चयन में लिया जाना चाहिए आपका, ठीक है। वाइल कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट द लर्नर कैन रिलेट हिज लर्निंग टू द रियल वर्ल्ड, कि जो अपना लर्नर है, ठीक है, अपना जो अधिगम करता है वो वाकई में सही दुनिया, वास्तविक दुनिया, यथार्थ की दुनिया के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। क्या कहना चाहा अगले ने कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, लर्निंग और जोड़ सकते हैं, शिक्षण अधिगम जो सामग्री है, किसके लिए, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश के लिए, मस्ट बी सिलेक्टेड, उसे चुना जाना चाहिए। कीपिंग इन माइंड, इस बात को मन मस्तिष्क में रखते हुए दैट द लर्नर की जो हमारा अधिगम करता, जिसे पढ़ाया जा रहा है, कैन रिलेट, वो इस चीज को संबंधित रखेगा, हिज लर्निंग, अपने अधिगम को, टू द रियल वर्ल्ड, किसके साथ में, वास्तविक या यथार्थ की दुनिया के साथ में रखेगा। तो आप यहां पर चेक कर लीजिएगा अगले ने बोला क्या है, इस चीज को आप वहां पर ध्यान दे लीजिए। पहली बात, क्या प्रोपोर्शन की बात इसमें हो रही है, क्या नहीं हो रही है ना, प्रोपोर्शन का इसमें कोई इशू नहीं, आपका अनुपात वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। करेक्टनेस, क्या यहां पर बच्चे के लिए शुद्धता की कोई बात, एक्यूरेसी की कोई बात नहीं है ना। अब हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, आदत का निरूपण या निर्माण करने का काम होता है, वो भी यहां नहीं है। हमें सीधा सीधा बेटा जोड़ा किससे गया है वो चेक करो ना, रियल वर्ड। रियल वर्ड का मतलब हमें कहां आना है, आउटसाइड द क्लास आना है। आउटसाइड द क्लास का मतलब सोसाइटी में जाना है, समाज में या समुदाय में जाकर उसे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना, क्रियान्वित करने का काम करना है। तो ये चीजें आप यहां से हटा दीजिएगा और इसमें से ये पैटर्न है ना वो आपका हट जाएगा। बताओ कौन से वाला, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये हटना है। इसमें रियल वर्ड में प्रोपोर्शन, करेक्टनेस, हैबिट फॉर्मेशन नहीं है। रियल वर्ड में कौन सा है, ऐसा प्रिंसिपल जो को रिलेशन, सह संबंध जोड़े, कक्षा कक्ष के साथ, अध्यापक के साथ, विद्यालय के साथ, अधिगमकर्ता के साथ में, उसके जीवन का, और उसे जीवन को कहां जीना है, सोसाइटी में जीना है। तो आपका जीवन के साथ में सह संबंध बनाते हुए आगे बढ़ना है, वो किस में आ जाएगा, कोरिलेशन विद लाइफ में आएगा। नेक्स्ट आपका 53 वाला देखना जरा। 53 में क्या कहा अगले ने आपके लिए, वहां पर सवाल ये दिया, एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव। आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो भी पढ़ रहा है और उसका जो एक्सप्रेशन आता है, उसकी जो अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलती है, वो टोटली क्या होनी चाहिए, आपकी प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन या फिर अभिव्यक्ति की बात अपन करते हैं, वो वहां पर एक इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब जरूरत है, एक मस्ट नीड है, एक मुख्य पक्ष है, किसका, उस प्रिंसिपल का, उस सिद्धांत का है। तो आप, आपके लिए इफेक्टिवनेस, आपके लिए इंप्रेसिवनेस कब लेकर आएंगे, जब आप अपनी चीजों में बिल्कुल सही होते हैं, कहीं कोई कमी नहीं होती है, आप अपने लिए 24/24 कैरेट, 24/24 कैरेट वाले होते हैं, तब ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आप ये बताएं, इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, पुनर्बलन तो बच्चे को सिखाने के लिए आ रहा है आपका, उसे उस टॉपिक तक लाने के लिए, उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लेकर आ रहे हैं ना। हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन तो बार बार सीखने से, रिवाइज करने से, रेपिटेशन में आएगा। फिर यहां पर करेक्टनेस, शुद्धता वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट इसमें रहेगा, लेकिन कौन सा नहीं रहेगा, इवेल्युएशन वाला। यहां से जो कटिंग लगा है ना, ऐसी चीजें रनिंग राइटिंग में आ जाती हैं, उनका आप ध्यान रख लेंगे। इसमें इवेल्युएशन, मूल्यांकन, तो आप इसका मापन करें, आप इसका मूल्यांकन करें, आप इसका आकलन करें, तो आप रिजल्ट बताएंगे ना कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना होशियार है, कितना कमजोर है। यही तो चीज इसमें डालेंगे ना आप इवेल्युएशन में। आपके पास में जब बच्चा इंप्रेसिवनेस आपका प्रेजेंट कर रहा है,
टीचर आपका इंप्रेसिव बन रहा है, कब बन रहा है? जब वो ऐसा मैटर पढ़ा रहा है जो मैटर कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, उसके साथ ही तो जुड़ेगा ना आपका। बिना करेक्ट मैटर के वो इंप्रेसिव हो ही नहीं पाएगा। अपन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही तो बोला जाता है। तो इसका मतलब ये आपका इवेल्युएशन फर्स्ट में आता है या बहुत एंड में चला जाता है, आखिर में चला जाता है आपका। तो ये इवेल्युएशन का जो इंप्रेशन है, तो उससे पहले तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन वाला। तो वो पार्ट तो शुरू में आए ना, आपने मैटर सेलेक्ट क्या किया, उसे ग्रेड कैसे किया, उसने प्रेजेंट कैसे किया, तभी आपका इंप्रेशन झलक जाएगा। तो इवेल्युएशन तो केवल रिजल्ट देता है, कॉन्सिक्वेंस बताता है, आउटकम बताता है। कभी भी वहां पर इस चीज में आपको इंपेरेटिवनेस, इंप्रेसिवनेस की नहीं मिलेगी। वो मैटर किस में है? करेक्टनेस में। हम जैसे रनिंग में से लगाते हैं ना, क्रॉस 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 क्रॉस, जैसे यहां लगा, ठीक है, तो बोलने पर आपको पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर ये चीज तो हम इजीली करेक्ट भी आराम से कर ही सकते हैं। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा फास्ट जरूर चलता हूं, रीजन है बेटा कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो कम समय में ज्यादा चीजें बताने के लिए मुझे थोड़ा सा पड़ेगा। तो स्पीड ज्यादा लगे तो वो क्या करें, अपने वहां पर YouTube के अंदर उसका जो स्पीड है उसे हाफ कर लेवे और उसके अनुसार उसे देख लेवे। अगले पे आवे आपका नंबर 54। देखो बड़ा आसान पूछा है। ऑल द फोर स्किल्स, अभी भी बात हुई थी, फोर स्किल्स का मतलब अपने चारों कौशल हैं। तो आप बता दीजिए अपने चारों कौशल कौन कौन से, बताओ। देखिए आपका वहां पर चारों कौशल कौन कौन से बेटा जी, यही तो है ना, LSROW, ऐसी बात अपन ने कर रखी है। तो चारों जो कौशल हैं मस्ट बी टोट, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए इक्वली, समान तौर पर, बराबरी के स्तर पर, इज एन इंपेरेटिव, वो एक सख्त जरूरत है। किसकी है? तो सबसे पहले कि हमारे लिए इसका एक पैटर्न बनना चाहिए, उस तरीके, उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या करेंगे, इसे आपका बांटेंगे। तो हमें एक बच्चे को सर्वांगीण विकास देने के लिए उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट है, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा जी आपका वहां पर, कि अपने बच्चे को उतनी चीज जितने की जरूरत है वो सिखाओ। जैसे किसी टॉपिक में आपका राइटिंग है, उसकी जरूरत कम है तो कम करवा दो। किसी टॉपिक में आपका स्पीकिंग वाला पार्ट ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करवा दो आपका, ठीक है। मेनली स्पीकिंग ज्यादा सबसे होना ही चाहिए। आपका बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए, फ्लुएंसी बनाने के लिए, उसकी रिदम लाने के लिए, इंटोनेशन, आर्टिकुलेशन है, उसमें उसका बेस तैयार करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन सबका क्या है, एक अनुपात होना चाहिए कि ये इस लिमिट में आएगा, ये इतना ज्यादा आएगा, ये इतना कम आएगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो सारा का सारा अनुपात का जो बेस बनता है वो एक एक स्किल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन है। इसमें हम इन चीजों को नहीं लेंगे। कौन से को? हैबिट फॉर्मेशन, आदत है, ये आदत कम बने या ज्यादा बने, नहीं होगा ना, ठीक है। मोटिवेशन नहीं ना, आपका मोटिवेशन वाला स्किल पे आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के आधार पर आप अभिप्रेरणा थोड़ी दे सकते हैं। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, आपका मटेरियल है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, वो तो इस पर हो जाएगा। लेकिन स्किल वाला बेस इस पे पूरा कवर वहां पर इक्वल बेस पे नहीं आएगा। जैसे अपन ALM को पढ़ते हैं, CLT को पढ़ते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, या फिर आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, अगर उसकी अपन बात करते हैं ना, तो वहां वाले पार्ट में इन चीजों को अपन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आंसर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। बाकी का किसी से कोई खास रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 आप वैसे अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन निकलेगा यहां जो पेपर में छपा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, अपना सवाल लेना। अ लैंग्वेज लर्नर मेक्स एन एरर, एक जो अधिगम करता है वो क्या करता है वहां पर? त्रुटि करता है। क्यों त्रुटि वहां पर करता है, इसको सीखिएगा आपका। एक लैंग्वेज लर्नर गलती करता है, त्रुटि करता है, अशुद्धि करता है, किस लिए करता है? मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ूंगा। द लर्नर हैज एक्वायर्ड, अधिगमकर्ता ने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, ओनली पार्शियल नॉलेज, केवल आंशिक ज्ञान लिया है। ये जो पार्शियल लिखा हुआ है ना, पार्शियल का मतलब क्या है? कम है, आंशिक है, एक तरफा है, ठीक है। किसका? लैंग्वेज का। तो जिस बच्चे के पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है उसके एरर करने की, उसकी त्रुटि करने के चांसेस बेटा कम होते हैं ज्यादा? ऑब्वियसली वहां पर क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। दूसरा, द लर्नर हैज एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, लर्नर ने भाषा का पूर्ण ज्ञान लिया है। तो पूर्ण ज्ञान के आधार पर बच्चे की गलती करने के चांसेस नील हो जाते हैं। द लर्नर इंजॉयज मेकिंग एरर्स, क्या ऑप्शन है आपका? क्या कि बच्चा है वो वहां एरर करने में आनंद उठाता है। कौन बच्चा ऐसा चाहेगा कि मैं चलाकर गलती करूं? नहीं ना। द टीचर हैज परमिटेड द लर्नर टू मेक एन एरर, कि अध्यापक महोदय इतने उदार स्वभाव के हैं कि बेटा चल तू तो गलती कर,
तेरी मर्जी, ऐसा कह सकता कोई अध्यापक? नहीं कहेगा ना। ऐसी कोई अनुमति वहां पर नहीं मिलेगी कि बच्चे को वहां पर एरर करने दिया जाए। तो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो तो इसके बिल्कुल पास ही नहीं फटकते। टीचर अलाउ नहीं करता है, टीचर ये चाहता गलती ना करे, जानबूझ के तो बिल्कुल ना करे, और वहां पर बच्चा है वो गलती करने में इंजॉय करता नहीं है। जिस बच्चे के पास में कंप्लीट नॉलेज होता है वो वैसे एरर नहीं करेगा। कौन सा बच्चा एरर करेगा? जिसके पास पार्शियल नॉलेज होता है। इंग्लिश में कहावत है ना, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अध जल गगरी छलकत जाए, वो वाला। तो इसमें आंसर पहला रहेगा, द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन लो, टेकिंग इनटू अकाउंट। बेटा ये कि ये ईडीएम होता है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, ध्यान वहां पर देने वाला। द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा के अधिगम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम क्या प्राप्त करते हैं? पॉजिटिविटी किस में है, सकारात्मकता किस में है? पहली बात बताओ कि अपने पास जब भी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, भाषा के अधिगम के सिद्धांतों को हम ध्यान में रखते हैं, तो वहां पर हमारे पास में क्या होगा आपको बताना है। टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट, क्या आपका शिक्षण कठिन हो सकता है? नहीं होगा ना, ठीक है। फिर डिजायर्ड गोल्स ऑफ टीचिंग, आपके शिक्षण के जो इच्छित उद्देश्य हैं, चाहे गए जो उद्देश्य हैं, उसमें द लैंग्वेज कैन बी अचीव, भाषा को प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ओनली लिंग्विस्टिक हैबिट्स कैन बी डेवलप, केवल भाषाई आदतें हैं वही पनपेगी, वही विकसित होंगी क्या? नहीं बेटा, सोशियटल भी होंगी। इनसाइड द क्लास नहीं, बच्चा आउटसाइड द क्लास भी उनको क्या करेगा, काम मिलेगा। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, अपन ने क्या देखा, यहां पर अगले ने क्या बोला कि अपने पास में बच्चा बाहर जाकर भी इन चीजों में आपका इंप्रेशन डालना चाहेगा। यहां गौर करना, बच्चे के लिए ये चीज कि केवल लिंग्विस्टिक आए, लिंग्विस्टिक नहीं आता है इसमें। जैसे स्कॉलस्टिक के अलावा को स्कॉलस्टिक होता है, करिकुलर के अलावा को करिकुलर भी होता है, तो ये चीज अकेली इस पर निर्भर नहीं करती है। ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज विल बी इनहांस्ड, केवल अंग्रेजी भाषा आंग्ल भाषा है, उसे द्वितीय भाषा के रूप में आपका इनहांस किया जाएगा, मजबूती वहां पर दी जाएगी। क्या ऐसा मैनर है? क्या नहीं है। इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाएं भी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर काम में ली जा सकती हैं। सेकंड लैंग्वेज का मतलब टारगेट लैंग्वेज, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो खाली इंग्लिश थोड़ी है, और भी तो है, इसमें मदर टंग भी आ जाएगी, ठीक है। रियल जो आपका मदर टंग है उसकी तरफ भी बच्चे का ध्यान वहां पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, अकेला वो भी नहीं हो सकता। सेकंड लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश उठाऊं तो भी नहीं होगा, इसके अलावा चाहे सेकंड लैंग्वेज ना हो, अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज है उधर भी तो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, इसका मतलब केवल सेकंड लैंग्वेज की बात नहीं होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात होती है। तो ये अपने आप में क्लियर नहीं है। अपने आप में क्लियर ये है कि जब भी प्रिंसिपल से सिद्धांतों की बात करते हैं तो अध्यापन या शिक्षण के लिए आपके इच्छित लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति की बात की जाती है, जिसमें जिस भाषा को आप पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उसको आराम से अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त वहां पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए वहां पर क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल्स, इसमें एक ही पूछा है आपका, प्रिंसिपल्स नहीं पूछे। प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, आपकी परस्पर क्रियात्मक भाषा के शिक्षण और अधिगम के आधार पर कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इंफेसाइजिस का मतलब जोर डालता है, प्रेशर डालता है किस चीज के लिए? जहां पर आप भाषा को क्या करें, सीखें। और कैसे सीखें बताओ आपका वहां पर? नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर, सहज तौर पर सीखें, जहां पर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। बताओ किसकी? वहां पर वो चीज आपको बतानी है, एक व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है वो आपको वहां पर देखना है, उस चीज को आपको वहां पर परखना है, पढ़ना इसे कि इंटरएक्टिव जो लैंग्वेज टीचिंग है, परस्पर क्रियात्मक भाषा के शिक्षण या अधिगम है, जिसके लिए इस बात पर जोर डाला जाता है कि एक भाषा है उसको प्राकृतिक या स्वाभाविक तौर पर किस हिसाब से सीखने की बात कही जाती है, जहां पर इसकी आवश्यकता बच्चे को रहनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपके बच्चे की? बाई स्टेट में होनी चाहिए, बाई पोलर में होनी चाहिए, इंटरएक्टिव नेचर वहां पर बच्चे का रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसे आपका देखा जाना चाहिए। अब सीधा सा है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, बताओ बेटा, आपका वहां पर इंटरएक्शन करना चाह रहा है। तो इंटरएक्शन किस तरीके से हो सकता है? लर्नर टू लर्नर हो सकता है, लर्नर टू टीचर हो सकता है, टीचर टू लर्नर हो सकता है, लर्नर टू आपका यूजर हो सकता है, मतलब सोसाइटी के अंदर कोई दूसरा है, या यूजर टू लर्नर हो सकता है। यूजर तो ये भी सारे हैं,
टीचर भी, लर्नर, ये खुद भी क्या आपके यूजर है, लेकिन मेरा यूजर का मतलब है जो आउटसाइड द क्लास है, आपका कक्षा कक्ष के बाहर है, इनसाइड द सोसाइटी आपका है। तो यहां पर बच्चे का कौन सा स्किल बढ़ेगा? बातचीत करने वाला, संप्रेषण करने वाला, उसे वहां पर विविध रूप में समझने और समझाने वाला। तो इसको वन बाय वन चेक करना। पहला लिखा है फोकस ऑन करेक्टली मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर्स। पहले से आपकी कुछ संरचनाएं हैं जिनको आपने मोनोपोली के आधार पर यूज कर लिया है, दोहन उनका कर लिया है, उनको करेक्ट नेचर पे ध्यान देते हुए फोकस करना। तो बेटा ये तो एक्यूरेसी का या करेक्टनेस का हो गया, शुद्धता वाला हो गया। फिर नाउ ये बात जानना, कौन सी बात? हाउ टू असर्ट, कि हम इस बात पे प्रेशर कैसे डालें। कौन सी बात पे? आपका कॉन्वर्सेशनल स्किल, हमारी बातचीत के कौशल के ऊपर। तो ये जो अपन देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन में क्या है? बातचीत ही तो है, आपसी संवाद ही तो होता है ना। तो ये जो पार्ट है यही इसका आंसर होना है, लेकिन बाकी क्यों नहीं होगा वो अपन देखते हैं। बी इन्वॉल्व, कि बच्चा क्या रहे? शामिल रहे। किसमें? ऐसे प्रकारों में जो ड्रिल्स के हैं, ड्रिल्स बोले तो आपका प्रैक्टिस के हैं, आपके अभ्यास के वहां पर बोले जाते हैं, जिसमें नेचर कैसा है आपका? आर्टिफिशियल, कृत्रिम, बनावटी। तो कोई भी चीज बनावटी होती है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में काम में ली ही नहीं जाती है। बनावटी चीजों के लिए इंग्लिश में कोई जगह नहीं है। फिर कवर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, जो आपके अभ्यास हैं उनको शामिल किया जाए डेली बेसिस, रोजाना के आधार पर। तो अभ्यास तो रिटर्न में भी तो हो सकते हैं ना। अभ्यास तो आपका वहां लिखित में, पन्ने पे, शीट पे, पत्रक पे भी तो दिए जा सकते हैं। अभ्यास के मायने आप मुझे बताएं किस रूप में आप इसे इंटरेक्शन में ले जाएंगे। प्रॉपर इंटरेक्शन तो नहीं होगा ना। प्रॉपर इंटरेक्शन कब होगा? जब बच्चा क्या करेगा? कॉन्वर्सेशन करेगा। अब आप इन्हें दो वर्ड से पकड़ेंगे इतने बड़े सवाल को। यहां इंटरेक्टिव है और यहां क्या है? कॉन्वर्सेशनल है। बस इसके आधार पर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग पे आ जाइए आप, अगला सवाल। हाँ, यहां पर अपने पास में क्या है? एक से ज्यादा की बात की गई है, पूछा आपसे वही गया है आपका। चेक करिएगा जरा इस वाले पार्ट में, सवाल में अगला हमसे पूछना क्या चाहता है। ये जो 5 या 10 या 15-20 सेकंड में आपको देता हूं ना, वो इसी बात के लिए वहां पर देता हूं कि आप इसमें कुछ गलतियां ना करें। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिया होगा आप सब बच्चों ने, मैं पढ़ूं? द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यहां पर जो आपका अध्यापन करवाना है, शिक्षण करवाना है, उसके लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं, किसमें? टारगेट लैंग्वेज, ये मैंने बोल दिया ना किसके लिए? इंग्लिश के लिए है। तो वहां पर जनरेटेड, उन्हें किस हिसाब से हमारे सामने रखा गया है, किसके अकॉर्डिंग रखा गया है? वो ऐसे मुंह उठाकर बना दिए गए, कोई कारण रहा होगा? बताओ आपका। बिल्कुल कारण रहा है। ठीक है, बताओ किसके आधार पर बना है, किसके लिए है? पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है आपका? चाइल्ड सेंटर्ड है, या फिर कैसा है? लर्नर सेंटर्ड है, या फिर प्यूपिल सेंटर्ड है, स्कॉलर सेंटर है, या फिर आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है, डिसाइपल सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। ठीक, इसका मतलब ये सारा किसके लिए है आपका झमेला? बच्चे के लिए। सारा बच्चे के अकॉर्डिंग वहां पर होना चाहिए। तो क्या बोला? नीड्स ऑफ द लर्नर्स, हमारे अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया। डेफिनेटली ऐसा तब वहां पर बना है। अगली चीज पे आप आ जाओ, नॉलेज ऑफ द टीचर, अध्यापक के ज्ञान के आधार पर। अध्यापक को तो बच्चे के लेवल पर आना है, बच्चे की पेस, बच्चे की स्पीड, बच्चे की रफ्तार पर जाना है ना। तो इसका इशू नहीं है ना। अवेलेबल टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको उपलब्ध करवाने की बात। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करवाने वाला सिरा इसमें नहीं लिया जाएगा। द वेज द टीचर हिमसेल्फ लर्न, वह तरीके जिसमें टीचर खुद उसको क्या करता है? तैयार करता है, विद्वतापूर्ण स्थिति उसके अंदर रखता है, तो वो मैनर भी इसमें नहीं आना चाहिए। और फिर लास्ट वाली चीज ये यहां से हटी जाएगी। तो आप मुझे ये बता दें, इस मैनर के अंदर अपने पास में कौन सा रहेगा? नीड्स ऑफ द लर्नर्स, अध्यापक है, अधिगम करता या बच्चे की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, द टारगेट लैंग्वेज हैं, उनको वहां काम मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल्स बनाए भी गए हैं। अगले सवाल की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 59 वाला एक बार चेक करें, फिर मैं आपको वहां पर बताता हूं। इसमें देखो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, आप जब चयन का सिद्धांत काम में लेते हैं तो ए वर्ड, कोई भी एक शब्द वर्ड कैटेगरी में, विच कैन बी यूज्ड, जिसे काम में लिया जाता है, कैसे? वेरी ऑफन। देखो सोल हो गया ना, वेरी ऑफन का मतलब प्राय, अक्सर, बार बार। इसे मैं क्या लूंगा आपका वहां पर? अगेन एंड अगेन,
बार बार इस चीज को मैं काम में लेता हूं तो कम्स अंडर, ये किसके अंदर आता है, कहां अंतर्निहित है, किसके तहत इसे काम में लिया जाता है? बताओ यहां पर जो चीजें बार बार घटित होती हैं बेटा वो किस में जानी चाहिए? आराम से बता सकते हैं ना, किसमें? फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता है, तो इसका बाकी से कोई रिलेशन कहीं नहीं रहेगा। रेंज का, कवरेज का, टीचेबिलिटी का, इन पे आपको टाइम ही खराब नहीं करना होता है। जब पहले ही अगले ने क्या लिख दिया यहां पर, वेरी ऑफन, ठीक है, मतलब चीजों को बार बार काम में लेने की बात बताई गई है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल रहेगा बच्चों के लिए। रीजन क्या है कि आप इसे समझ नहीं पाते कि वहां पर बच्चे के लिए टीचर ने पूछा क्या है, पेपर सेटर ने पूछा क्या है। कवरेज इन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग मीन्स, आपका अधिगम है, उस अधिगम को जब बच्चे को करवाया जाए तो उस वक्त एक सिद्धांत आता है, प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, ठीक है, कवर करने वाला, उसे वहां पर उस दायरे तक रखने वाला। तो वो क्या बताना चाहता है आपका, जैसे अपन वन बाय वन सारे एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सा सही है आपका। हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग्स अ वर्ड हैज, एक शब्द के अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग कंटेक्स्ट में कितने मीनिंग निकलते हैं, कितने अर्थ निकलते हैं। हाउ कन्वीनियंट ए वर्ड इज टू टीच, एक शब्द है वो पढ़ाने में कितना सुलभ है, पढ़ाने में कितना सहज है। या फिर द काइंड ऑफ कंटेक्स्ट द वर्ड कवर्स, वह आपका प्रसंग, वह आपका संदर्भ, इसमें इस शब्द को कवर किया जाता है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं, या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया, ठीक। तो यहां वाले पार्ट में ये तो अपने को लेना ही नहीं है ना, तीन में से एक आएगा। तो आप ये बताओ कि जब कवरेज का प्रिंसिपल आता है, कवरेज का जो आपका सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत की अपन बात करते हैं तो वो सिद्धांत मेनली, मुख्य तौर पर किन चीजों के लिए आएगा, वो चीज आपको ट्राई वहां पर करनी है। एक शब्द को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने वेज में इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने रूपों में उसे प्रेजेंट किया गया है या किया जा सकता है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट कंटेक्स्ट में कितने आते हैं, कितने पार्ट को वो कवर कर रहा है, वो सिद्धांत किस में जाता है आपका, कवरेज में जाता है। तो यहां बाकी चीजें कि सुलभता, सुलभता की बात तो इसमें नहीं है ना, सहजता की बात तो इसमें नहीं है। और आप ये कहते हैं कि द काइंड ऑफ कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट नहीं बोला है, द काइंड ऑफ कंटेक्स्ट, किस प्रकार के कंटेक्स्ट को वो कवर करता है, ये नहीं, एक से ज्यादा चीजें बताएगा, मल्टीपल चीजें वहां पर बताएगा, वो वाला पार्ट इसमें कवर होता है। तो हमें यहां से लेना होगा कि हाउ मेनी डिफरेंट मीनिंग्स, कि कितने अलग अलग मीनिंग एक शब्द के हो सकते हैं, तो डिफरेंट कंटेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें ये नहीं, उसका एक पर्टिकुलर प्रकार नहीं जानना, हमें उस कंटेक्स्ट का काइंड या टाइप नहीं जानना, बल्कि हमें यह देखना है कि उसके कितने अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो आंसर इसमें तीसरे और पहले में आप कंफ्यूजन रखते हैं, जबकि तीसरा नहीं बनेगा, कौन सा रहेगा, पहला। अगले सवाल पे आ जाएं। ये बहुत आसान है, मैंने आपको बोला भी था वहां पर कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, आपका जो ग्रेडेशन आता है, मतलब ग्रेडेशन मैंने बोला ना, ग्रेडेशन किसके लिए आता है बेटा आपका, वहां पर जहां चीजों को आप क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, चीजों को आप क्या करते हैं वहां पर, आसान बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है आपका, ग्रेडेशन कहा जाता है, सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके से आपका वहां पर पढ़ा जाएगा। तो ग्रुपिंग मींस, ग्रुपिंग का मतलब उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक ग्रुपिंग होता है और एक सीक्वेंसिंग, ये ध्यान रखना है। ग्रेडेशन है, उसके अंदर दो पार्ट आते हैं। इस बार भी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को जो आपका संस्कृत डिपार्टमेंट का इंग्लिश का ग्रेड 2 का पेपर लगा, उसके सेकंड पेपर में यह सवाल पूछ लिया गया था आपका कि ग्रेडेशन के अंदर एक चीज तो किसकी है आपकी वहां पर, सीक्वेंसिंग की है, ठीक है, और दूसरी चीज अपन यहां पर लेते हैं तो बेटा ये किसकी है आपकी वहां पर, ग्रुपिंग की है। इस तरीके से पूछा तो अगले ने कहा कि ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन के अंदर एक टुकड़ा है कौन सा, ग्रुपिंग है, समूहबद्ध करना, ये जो चरण होता है इसमें मैकिंग ए ग्रुप, हम क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं, इसका आधार वहां पर क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं फोनेटिक के आधार पर बनाऊंगा, फोनोलॉजी के आधार पर बनाऊंगा ना आपका, ठीक है, तो फोनोलॉजी के आधार पर बनाने का मतलब मेरे पास में सिमिलर साउंड्स वाले, सम में समान ध्वनि वाले शब्द हैं, उनको जोड़ूंगा, उसको उस ग्रुप में रखूंगा। सिमिलर मीनिंग्स वाला मतलब मुझे कैसा चाहिए आपका वहां पर, सिमेंटिक नेचर, तो बिल्कुल सिमेंटिक ग्रुपिंग की जाती है, आपका अर्थ के आधार पर ग्रुपिंग वहां पर होती है। सिचुएशनल ग्राउंड्स, किस स्थिति के आधार पर आपको वहां पर ये ग्रुपिंग करनी है, उसका कंटेक्स्ट क्या, उसका रेफरेंस क्या, उसका यूज क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या, उसके बैरियर्स क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, टारगेट्स क्या है, वगैरह वगैरह, ये हमारी सिचुएशन उसमें देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। ये भी आता है, ये भी आता है, इसका मतलब अपने पास आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द
अबव वाला रहेगा। अपन इनको काट रहे हैं, काटने का मतलब समझ रहे हो आप इसमें कि ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। उसमें फोनेटिक्स भी आ जाता है, उसमें सिमेंटिक्स भी आ जाता है, उसके अंदर आपका सिचुएशनल स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड है, वो भी देखा जाएगा। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 62 वाला। अभी 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 आपको समझाया बेटा, अगर पहले वाला सवाल आपने ढंग से किया ना तो ये सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। देखो अभी मैंने क्या समझाया कि जो सिमिलर साउंड्स हैं, तो बेटा सिमिलर साउंड्स किससे जुड़े हुए हैं आपका बताओ, देखें फोनोलॉजी से। और जो फोनोलॉजी है वही तो किस में आ गया बताओ आपका, इस पार्ट से जुड़ गया ना, किससे, आपका फोनेटिक्स वाले पैटर्न से जुड़ गया। अब पढ़ लो, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह है, हैविंग सिमिलर साउंड्स, जिनकी ध्वनियां बिल्कुल समान है, एक जैसी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ध्वनियों के आधार पर जो अपना वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वहां पर फोनेटिक बनेगा। आपने सीखा होगा फाउंड, फाउंड का मतलब किससे लिया जाता है आपका, साउंड से। तो ये जो वर्ड आ जाए ना, फाउंड आए, फोनेटिक आए, फोनोलॉजी आ जाए, ठीक है, ये सारे के सारे साउंड से जुड़ते हैं, तो साउंड के अकॉर्डिंग फोनेटिक ग्रुपिंग की जाती है। अगले सवाल पे आ जाए। हाँ, अब कुछ नया आया बेटा आपका, अपने पास में क्या लिखा हो बताओ, लेक्सिकल। ठीक है, इस लेक्सिकल को आप पकड़ें कि लेक्सिकल में होता क्या है। एक्चुअल में लेक्सिकल वो होता है जिसमें सीधा सीधा आपको जोड़ना किससे है, मैं सिंपल वे में सिखा देता हूं, सिचुएशन को जोड़ना है। ठीक है, डिफरेंट कंटेक्स्ट की डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट जो आपके रेफरेंशियल पार्ट्स होते हैं, उसके डिफरेंट पैटर्न्स की स्थिति होती है, वो किस में आती है, सिचुएशन में, और वही किस में जाती है, लेक्सिकल ग्रुपिंग में जाती है। तो आप ही बताओ, सिमिलर साउंड्स का होगा क्या, नहीं ना, ये तो फोनेटिक वाला हो जाएगा, अलग आ जाएगा। सिमिलर मीनिंग्स होगा क्या, थोड़ी देर पहले बोला है, नहीं ना, ये किसका बेटा आपका, वहां पर पीछे देख सकते हैं आप, वीडियो को पीछे बैक करेंगे समझ में आएगा। सिमिलर मीनिंग्स किसके लिए है बोलो आपका, वहां पर सिमेंटिक्स के लिए है। अब अगला, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशंस, आराम में पकड़ में आ रहा है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो सिमिलर पैटर्न्स ऑफ ग्रामर, नहीं नहीं, इसका इससे कोई आसपास रिलेशन नहीं है, ये एक्यूरेसी के नजदीक जाता है, करेक्टनेस के नजदीक आपका वहां पर चला जाता है। तो जब आप लेक्सिकल की बात करते हैं तो मेनली आपकी किसकी बात होनी चाहिए, सिचुएशन की बात होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलें। सिमेंटिक ग्रुपिंग मींस, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आप थोड़ा बहुत भी इन वर्ड्स को पकड़ते हैं ना तो आपको समस्या वहां पर नहीं आती है। देखो देखें, अभी अगर मैं आपको कहूं कि मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, ठीक है, जैसे यहां पर आप आए तो गौर करो, यहां सिमिलर मीनिंग्स है ना, सिमिलर मीनिंग्स देखो मैंने क्या लिख रखा बेटा, यहां पर आज ही आपको बताया है, ये लो, एक एक वर्ड में आपके सवाल निकल जाते हैं, एक एक वर्ड में, बहुत ज्यादा फालतू की डेप्थ आपको चाहिए नहीं होती है। तो चेक करना जरा, यहां पर अगले ने पूछा क्या मुझसे, मुझसे ये पूछा है कि सिमेंटिक ग्रुपिंग आप किसे कहेंगे। तो सिमेंटिक में मुझे क्या ध्यान रखना बताओ, आपका मीनिंग, अर्थ को ध्यान रखना है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे लेना है। तो आप देखें इसमें अपने पास शुरू में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मेकिंग ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह बना लेना दैट हैज सिमिलर मीनिंग्स, जिनके समान अर्थ होते हैं। बिल्कुल यही आंसर होना है, किसके अकॉर्डिंग, मीनिंग्स के अकॉर्डिंग। बाकी मैं काटूंगा कैसे, साउंड्स का नहीं होगा ना, साउंड्स तो फोनेटिक्स में चला जाएगा, ठीक है, वहां पर कंटेक्स्ट का होगा क्या, नहीं, ये हट जाएगा, ठीक है, वहां पर सिमिलर पैटर्न्स ऑफ ग्रामर हैं, ठीक है, व्याकरण के लिए ये भी नहीं आएगा। तो अपने पास जो सिमेंटिक नेचर है ना, वो सिमेंटिक नेचर किसका बताओ, आपका मीनिंग्स का लिया जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 65। हल्का सा ऐसे पढ़ें, कई बार जो लेंदी सवाल होता है उसे आप पढ़ते नहीं है और ऐसे ही आपका जवाब वहां पर आप दे दिया करते हैं, वो आपको करना नहीं है। ए टीचर कैन कैटर, कैटर का मतलब उस चीज की पूर्ति करना, सर्व करना। अरे अपने शादी ब्याह में कैटरिंग वाले नहीं आते क्या, तो कैटर का मायने क्या बताओ आपका, वहां पर चीजों को आप क्या करते हैं, टू सर्व, ठीक है, वो चीज इसमें ली जाएगी। तो एक टीचर होता है वो सर्व कर सकता है टू द लर्निंग स्टाइल्स, उन अधिगम की शैलियों को, अब ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों की, बाइक के द्वारा। अब किसके द्वारा करेगा वो सुनना, यहां पर पहला पैटर्न अपने पास में क्या है, एडवाइजिंग द चिल्ड्रन, उन बच्चों को सलाह देते हुए, टू ज्वाइन, कि वो जुड़ें, आगे बढ़ें, किसमें, ड्राइंग में, डांस में, म्यूजिक क्लासेस में। तो बेटा ये बताओ, यहां पर बच्चा है, बच्चे को अगर आपको सिखाना है तो सिखाने के लिए ये चीजें तो साइड की हो गई ना, मेनली आपको टीचिंग की बातें करनी है, मेनली आपको लर्निंग की बातें करनी है, जिसमें एकेडमिक नेचर भी, ये आपकी मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, आपकी अप्रोचेस आनी चाहिए, आपकी टीचिंग स्टाइल्स, आपकी लर्निंग स्टाइल्स की बात वहां पर होनी चाहिए। तो ये चीज की बच्चों को आप सलाह दो, क्या सलाह दो कि बेटा जाओ और कहीं पर आप ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लो, नहीं ना, ठीक है, इन चीजों के लिए तो टीचर प्रॉपर वे में नहीं बना आपका। फिर इंप्लॉइंग, वो क्रियान्वित करेगा, लागू करेगा
अंदर निवेशित अवस्था में रखेगा। टीचिंग मेथड जो डिफरेंट आती हैं उनकी वैरायटी, चाहे वो टीसीजी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या जीटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, एएलएम ऑडियोलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, डायरेक्ट या डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, जितनी डिफरेंट आपके टीचिंग मेथड्स हैं उनको इंप्लॉय करे और साथ में ये असेसमेंट उस चीज का एक आंकलन करता है कि किन रूपों में बच्चों को सिखाया जा सकता है, जहां पर अलग अलग स्तर के अलग अलग लर्निंग लेवल के आपके पास लर्नर होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी आती है, भिन्नता अनेकता विविधता आती है और उसी विविधता भिन्नता अनेकता के आधार पर डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट अप्रोचेस काम में लेते हुए उनकी नीड के लिए आप उन्हें सर्व करो। ये टीचर का वहां पर क्या होना चाहिए, एक मकसद या उद्देश्य होना चाहिए। टीचिंग एवरी लेसन एंड रिवाइजिंग द लेसन्स, केवल हर अध्याय को पढ़ा दो उसे रिवाइज कर दो, ये तो पूरा नहीं होगा ना, ये तो कंप्लीट नहीं है। ये तो एक सिंपल है कि आपने अपना क्या किया, पार्ट पूरा किया, वहां से निकल लिए। बच्चे को पढ़ाना रिवाइज करना ये सब कुछ नहीं होता है। बच्चे के लिए आप लर्निंग स्टाइल्स की बात करते हैं ना, तो उसमें बच्चे को तब तक आप अलग नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते या फिर इतिश्री नहीं कर सकते सिलेबस होते ही, जब तक कि बच्चा सीख नहीं जाता है। उसका फीडबैक लेके आप आउटपुट है उसके लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। एक टीचर की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ना सीखे तब तक उसकी पूर्ण जिम्मेदारी उसकी वहां पर रहती है। टेस्टिंग चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली, बार बार बच्चे का टेस्ट लेना, परख लेना, ये तो एक गलत बात है। ठीक है, लिमिटेड टेस्ट होने चाहिए। हद से ज्यादा टेस्ट होना भी उसके लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है, फटल नेचर में वहां पर आ जाता है। तो बच्चे के लिए पॉजिटिव स्टेट बनाने का मतलब उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, उससे बाहर बच्चा वहां पर निकलना नहीं चाहिए। अगले पार्ट पे आओ, द मैक्सिम। बेटा यहां मैक्सिम का मतलब क्या होता है, जो सुक्ति है। ठीक है, सुक्ति कौन सी वहां पर, अननोन टू नॉन, अज्ञात से ज्ञात की ओर, उसकी अपन बात करते हैं। इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, कि निम्नांकित में से कौन सा टीचिंग प्रिंसिपल है जहां पर आप इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिम का मतलब क्या बताओ आपका, सुक्ति है। ठीक है, और किसकी वहां पर, अननोन टू नॉन वाली पार्ट की स्थिति है। तो जहां पर चीजों को आप क्या नहीं करते बताओ, जानते नहीं हैं, और उसको कहां ले जाते हैं, जानने की तरफ ले जाते हैं। तो ये कहां काम में लिया जाता है, कौन से सिद्धांतों में से आपका काम में लिया जाता है। तो आप गौर करो, अननोन टू नोन की अपन बात करते हैं तो इसमें पुनर्बलन की कहीं पर बात नहीं होती है, इसमें आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की बात कहीं पर नहीं हो रही है। नेचुरल प्रोसेस समझ रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या रहा, जहां पर आप LSRW वाले सिलसिले में जाते हैं तो उसका मैनर नहीं है। ये इसका एक करीबी आंसर कहा जा सकता है, प्रॉपर तो नहीं कहूंगा। रीजन क्या इसके पीछे, कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ जब आप बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप गौर करो कि प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग में क्या होता है। मदर टंग को तो बच्चा पहले से जान रहा होता है ना, मदर टंग का तो यूज बच्चा पहले से कर रहा होता है। तो यहां पर ये जो है, इसमें वहां थोड़ा सा बेटर क्या बनाया जा सकता है इसके अंदर, कि मदर टंग की जगह एक अलग ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब गौर ये करो, यहां जब अपने पास में यूजेबल आ रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, नेचुरल प्रोसेस और यूजिंग मदर टंग में कंफ्यूज हो जाता है, जबकि उसकी आवश्यकता हमें वहां पर है नहीं। तो करीबी मैं यहां लिख रहा हूं आपका, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली वहां पर इसे कहना सही नहीं होगा आपका। गौर ये करना, अननोन टू नॉन का मतलब क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात का मतलब जो बच्चे को पता नहीं है, उधर से आप कहां बढ़ रहे हैं बताओ, जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो, टारगेट लैंग्वेज सिखा रहे हो। और जब आप टारगेट लैंग्वेज वहां पर सिखा रहे हो तो टारगेट लैंग्वेज उसके लिए, बच्चे के लिए क्या है, अननोन है। ठीक है, और टारगेट लैंग्वेज है उसमें मदद किसकी ले रहे हो आप, मदर टंग की मदद ले रहे हो। और जब आप मदर टंग की यहां पर मदद लेते हो बेटा, तो मदर टंग वाला जो हिस्सा है वो किस में है, नॉन में। तो एक करीबी नेचर आ गया। जब परीक्षा में इस चीज की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे ही सवाल डिलीट की तरफ जाते हैं, ऐसे ही सवाल होते हैं जो बोनस की तरफ आपको ले जाते हैं। अगले सवाल पे आओ, द टीचिंग प्रिंसिपल, शिक्षण वह सिद्धांत एम्फेसाइजेस, जो इस बात पर आपका जोर डालता है, ऑन यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेज, कि आप केवल और केवल टारगेट लैंग्वेज या दूसरी भाषा काम में लेंगे, इवन इफ, यहां तक कि दे मैक एरर्स, बच्चे चाहे मर्जी त्रुटियां क्यों ना करें, चाहे मर्जी जितनी गलतियां वहां पर क्यों ना करें, वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए ही क्रिएट्स द एनवायरमेंट, वो उन चीजों के लिए वो माहौल तैयार करता है ऑफ द टारगेट लैंग्वेज जो आपकी दूसरी भाषा का होता है। तो विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज ही यूजिंग, निम्नांकित में से आपके शिक्षण भाषा का कौन सा सिद्धांत वो बच्चा काम में ले रहा होता है। ठीक है, तो आप एक बार ये देखें कि बच्चे को कौन सी भाषा में सिखाना है, टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज बच्चे की कौन सी बताओ आपका, इंग्लिश। और जब बच्चा इंग्लिश को किस में सीख रहा है,
इंग्लिश में। तो ये उसके लिए आर्टिफिशियल नेचर है या फिर आपका नेचुरल है? मतलब जिस भाषा को आपको सीखना है तो माध्यम वही रहना चाहिए, ये उसका एक नेचुरल ऑर्डर कहलाता है, नेचुरल आपका सीक्वेंस कहलाता है, नेचुरल मैनर कहलाता है, नेचुरल वे कहलाता है। तो यहां पर सीधी सीधी बात यहां से निकाल लो कि नेचुरल प्रोसेस है, उसके तहत इसे माना जाएगा। सिलेक्शन तो मैटर को चुनना होगा, ग्रेडेशन तो उसको वहां सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। ओरल ओरल समझते हैं आप? जब ओरल है ये किसके लिए? आपका लिसनिंग के लिए है, चीजों को सुनने के लिए, और ये ओरल किसके लिए? आपका स्पीकिंग के लिए। तो इसमें तो आधा ही रहा ना, कंप्लीट होता ही नहीं आपका। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन है, पुनर्बलन आपको उसी भाषा में मिले जरूरी तो नहीं है, अदर लैंग्वेज भी काम में ली जा सकती है। रीइंफोर्समेंट का इसके साथ में तो यूज ही नहीं है आपका, गलती करना नहीं करना ये चीज है। उसके बाद में शाबाशी देकर, ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक उस पर आगे बढ़ाने वाला एक अलग पार्ट हो जाएगा। हमें अगले ने कहा कि उसी लैंग्वेज में पढ़ाओगे जैसे हिंदी को हिंदी में पढ़ाया जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाओ डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? आपका वहां पर नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नांकित में से कौन सा कथन आपका ऐसा रहेगा जो कथन करेक्ट है, किसके बारे में सही है? इन कंटेक्स्ट, उस प्रसंग या संदर्भ में, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, उस पुनर्बलन के सिद्धांत के रूप में। अगर देखते हैं तो वो चेक करना। अगले ने बोला कि आपका वहां पर, इसे पढ़िएगा कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो आपके प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन के सिद्धांत के कंटेक्स्ट या संदर्भ में इस चीज को शामिल करता है या उसे सन्निहित रखता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट में होता क्या बताओ? बच्चे को जो चीज आपने पढ़ा रखी है ना बेटा, उसे आप क्या करो, दोबारा भी पढ़ाओगे, और दोबारा पढ़ाने के बाद में फिर उस बच्चे में आपका मोटिवेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर आपका सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से पुनर्बलन देने का काम करोगे। तो यहां गौर करो, एक एक ऑप्शन अपन उठाते हैं। ये तो अपने को काटना ही काटना है, अपन तो इंग्लिश के सवाल तो बेटा छोड़ेंगे नहीं। लर्नर्स डोंट नीड टू राइट डाउन द न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस, बच्चों को इस बात की आवश्यकता ही नहीं है कि वो नए शब्द लिखें, नए फ्रेजेस हैं या फिर नए वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको वहां पर लिखें। नहीं, बिल्कुल आवश्यकता तो पड़ती है। तो ये तो अपने आप में ही क्या वहां पर गलत ऑप्शन है, कंप्लीटली आपका फॉल्स है। लर्नर्स मस्ट ऑलवेज बी टॉट ओनली न्यू आइटम्स, कि लर्नर्स को हमेशा नए आइटम्स ही सिखाओ। क्यों भाई? बच्चा पुराने जो आइटम्स हैं उनमें प्रॉब्लम फील कर सकता है, तो रेमेडियल क्लासेस इसीलिए तो बनी हुई हैं आपकी। तो बच्चे को हमेशा नए आइटम सिखाएं, ये भी अपने आप में गलत है। लर्निड आइटम्स मस्ट बी टोट स्लोली, जो आइटम्स आपने सीख लिए हैं, आपने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उनको आप धीरे धीरे सिखाओगे, सो दैट लर्नर्स लर्न देम इजीली, कि बच्चा उन्हें आसानी से सीखे। तो बेटा जो आप सीख रखे हो, तो सीखने के बाद में या तो रिवीजन होगा नहीं, और होगा तो थोड़ा सा रैपिड नेचर में होगा, स्पीडी नेचर में होगा। तो ये भी ऑप्शन अपने आप में कथन के तौर पर क्या है? गलती है। यहां लास्ट में अपना जो आंसर बचा उसको चेक करना। लर्नर्स मस्ट बी रीटोट, आपके अधिगमकर्ताओं को दोबारा से पढ़ाया जाना चाहिए। कौन सी चीजों को? वॉट दे हैव ऑलरेडी लर्न, जो उन्होंने पहले से सीख रखी। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो आपका ये रिवाइजिंग फैक्टर है ना, वो हद से ज्यादा काम में आता है। लेकिन ध्यान रखना, रिवाइजिंग फैक्टर में आपकी पेस है, आपकी जो स्पीड है वो स्पीड नॉर्मल नहीं रहेगी, थोड़ी सी क्या बन जाती है? फास्ट बन जाती है, थोड़ी सी आपकी आगे की तरफ बढ़ जाती है। ये इसका आंसर वहां पर रहेगा। अगली बात पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, निम्नांकित के अंदर से कौन सा आपका ऐसा सिद्धांत है जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का नहीं है? ये मैंने अपनी क्लासेस में आपको इजीली समझा रखा बेटा। पहली बात तो ये बताओ कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, है कि नहीं सिद्धांत? है ना। अब दूसरा आप गौर करो, थोड़ा सा आपको वहां अजीब सा लगेगा। अजीब क्यों लगेगा? कि ऑप्शन क्रिएट हुआ नहीं, आपका ऑप्शन ये क्रिएट हो जाना चाहिए था, ठीक है। क्या बोला गया बताओ, देखिए इसके अंदर आपका कि रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना। नहीं बेटा, किताबों को पढ़ना तो इसमें वहां पर अलग आ जाएगा ना, किताबों का पढ़ना वाला मैनर तो इसमें है ही नहीं आपका, ठीक है। ये तो वहां पर सिद्धांत के अनुरूप नहीं आता है, ठीक है। फिर है सीइंग ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ, कि आप यथार्थ के जीवन में क्या करते हैं? चीजों को देखते हैं आपका, ठीक है। और फिर है क्रिएटिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा ही होगा बच्चे का जब आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उसी के आधार पर इन चीजों को आप आगे लेकर चलेंगे। अब कंफ्यूजन बचा आपका दो के अंदर, ठीक है। ये चीज मैं बाहर कर देता हूं, ये दोनों क्या है? आपके प्रिंसिपल होते हैं। अब सीइंग ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ, क्या कहा गया बताओ आपका? कि वास्तविक जीवन में वस्तुओं को देखना,
ठीक है, वस्तुओं को देखकर वहीं छोड़ देना ये सिद्धांत में काउंट नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आती है कि अगर हम पेडागॉजिकल सिचुएशन में देखते हैं तो केवल रीडिंग बुक्स ये भी प्रिंसिपल में नहीं आता बेटा, बोथ आर इनकम्प्लीट। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है वो समझना। इसमें आपका रीडिंग बुक्स है वो इतना है कि जहां पर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है उससे आप क्या करते हैं, कुछ चीजें रिसेप्शन में रिसेप्टिव ले जाते हैं। तो वो रिसेप्टिव तो आपका वहां पर जब ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तब भी तो आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि रीडिंग इसमें क्या एक स्किल कवर होती है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा बचा के रख सकते हैं। प्रॉपर वे में ये अपने आप में प्रिंसिपल नहीं है, तो इसमें भी करीबी करीबी या नजदीकी कौन सा है, ये वाला पार्ट है। एग्जैक्ट नहीं बोला जाएगा, केवल और केवल आप क्या कहें, जो नजदीकी है या फिर आपका ऑलमोस्ट है, इसके तहत आपका इसे वहां पर पढ़ा जाएगा, ये सेंस इसमें लिया जाएगा। मेरी बात पल्ले पड़ रही है आपकी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो यहां से ये चीज आप छांट गए ना कि जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ है आपका, अब उसके साथ में वर्ड्स में आप क्या करो, हेरा फेरी कर दो। जैसे मान लो कि लर्निंग बाय डूइंग का आपका सिद्धांत है, अब इसके अंदर आप वर्ड्स के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो वो चीज है एक्यूरेसी में नहीं जाएगी, सस्पिशन क्रिएट कर देगी, ड्यूबियस नेचर में आएगी, डाउट आ जाएगा और वो प्रॉपर वे में आपका वहां पर सिद्धांत है माना नहीं जाएगा। अगली बात पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 70, बड़ा ही आसान सा सवाल है। अगर आप देखो ना कि ग्रुपिंग कितने प्रकार की होती है, खाली वही आपको वहां पर पता करना है कि ग्रुपिंग कौन कौन सी होती है। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाई है, सिमेंटिक अर्थ के आधार पर ग्रुपिंग होती है बेटा। ठीक है, चूज द ऑप्शन विच सजेस्ट द क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग, कि ग्रुपिंग कौन कौन सी है। तो सिमेंटिक मीनिंग के आधार पर होती है, लेक्सिकल सिचुएशन के आधार पर होती है, फोनेटिक साउंड के आधार पर होती है। तो ये भी है, ये भी है बेटा, ये भी है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये चीज गौर करो, रिदमिक, रिदमिक का मतलब लयात्मकता के आधार पर, तालात्मकता के आधार पर नहीं बेटा, यहां पर ऐसी कोई रिदम नहीं बनती है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन चौथा इसमें नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सारी चीजें सीखी हैं, तो चारों नहीं है ना, तो एबीसीडी नहीं होगा। ठीक है, ए तो है तो ए इसमें मिला नहीं, ठीक है, डी इसमें है नहीं, ये हट गया। तो अपने पास में कौन सा है, ए बी एंड सी वाला है, ये इसका आंसर है। तो अपने पास ग्रुपिंग है ना वो मेनली वहां तीन प्रकार की है, सिमेंटिक, लेक्सिकल और फोनेटिक वाली। इसके अलावा जो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है वो भी की जाती है, तो ग्रामेटिकल वर्ड हमें दिया नहीं गया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं लेना चाहूं तो इसमें एक ग्रुपिंग आप ये भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, कौन सा, ग्रामेटिकल वाला, सीक्वेंसिंग में भी आता है आपका और ग्रुपिंग में भी आता है, दोनों में से काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ, जो आपका परिदृश्य क्षेत्र है, ठीक है, उसके अनुसार अगर अपने को देखना पड़े, किसके अनुसार, वहां पर थिंग्स शुड बी टॉट, कि चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, कंसीडरिंग द एज, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं की उम्र क्या है, उनकी आयु क्या है, इन द प्रिंसिपल ऑफ, उस सिद्धांत के आधार पर। तो कौन सा सिद्धांत है जिसमें बच्चे की आयु को मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वो चीजें आपको पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब हमें बच्चों का क्या लेना बताओ, एज का मतलब बच्चों का लेवल देखना है। बच्चे लेवल के अनुसार क्या करते हैं, लर्न करते हैं। लर्न करने में बच्चा क्या होना चाहिए, एबल, सक्षम या योग्य होना चाहिए। इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो बेटा क्या होता है, लर्नेबल होता है। और लर्नेबल जो चीज होती है उसे अपन ऐसा भी कह सकते हैं सिद्धांत के आधार पर, कौन सा, लर्नेबिलिटी। ठीक है, जो सीखने योग्य है, बच्चे को वो चीज सिखाओ जो कि इसके लेवल, उसकी एज के अकॉर्डिंग सीखने योग्य होती है। तो यहां पर बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं, रेंज और कवरेज का मतलब नहीं है। बताओ इसमें पूरा सेंस किसका है, आपका लर्नेबिलिटी का है। अगले सवाल पे आ जाओ, द टीचर शुड प्रिपेयर, एक अध्यापक को तैयार करना चाहिए, क्या तैयार करना चाहिए बेटा, वहां पर आपका ऐसा सूटेबल एटमॉस्फेयर, एक अच्छे तरीके का ऐसा माहौल है वो तैयार करना चाहिए इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में। दिस इज एप्लीकेबल इन द प्रिंसिपल ऑफ, ये कौन से सिद्धांत में आपका सन्निहित होता है, अंतर्निहित होता है आपका। तो गौर करो, जब टीचर कहां पहुंच गया बताओ, आपका क्लास में पहुंच गया। तो क्लास में पहुंचने के बाद में क्या करेगा, अपने पास में ये जो चार चीजें हैं ना, कौन कौन सी, जैसे सिलेक्शन है तो सिलेक्शन तो क्लास के बाहर हो गया, ग्रेडेशन वो भी कहां हो गया बताओ, क्लास के बाहर हो गया। तो अब क्लास में आकर वो क्या देगा बताओ, आपका प्रेजेंटेशन देगा। बाकी ये टेस्टिंग वेस्टिंग है, ये तो प्रेजेंटेशन के बाद में आती है ना। तो क्लास में आने के बाद अगर टीचर अपने आप का कुछ भी बता रहा बच्चों को, तो वो चीज सिलेक्शन में नहीं है, सिलेक्शन तो क्लास के बाहर है। ठीक है, अब यहां पर प्रेजेंटेशन है वो इसमें आएगा, इवेल्युएशन उसके बाद का हिस्सा है, यूजिंग मदर टंग।
ठीक है, ये इसका सिनारियो नहीं है। यूजिंग मदर टंग तो तब है जब उसे इस चीज की क्या होती है, जरूरत होती है, जब उसे इस चीज की आवश्यकता होती है कि बच्चे को जो चीज डिफिकल्ट लगती है तो मदर टंग का सहारा लेके पढ़ाया जाए। तो जब क्लासरूम में आके प्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो प्रेजेंटेशन में जाता है और वही क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को अच्छे तरीके से बनाता है। मदर टंग के यूज करने से क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अच्छा हो ना, लर्निंग इजी हो जाती है। एटमॉस्फेयर अच्छा हो जरूरी नहीं है। अगले पार्ट पे आओ। What is the objective of the principle of testing? टेस्टिंग का मतलब क्या है, किसी को जांचना है, परखना है। मतलब किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका वहां पर, इवेल्युएशन से है। इवेल्युएशन का मतलब आपके मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप गौर करो इसका उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का मतलब बच्चे का हमें क्या लेना बेटा, आपका फीडबैक लेना ना, कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है, बच्चा वहां पर कितना सीखा है, यही तो चीज है ना। तो बच्चे की प्रोग्रेस देखो बेटा यहां चेक हो रही है, कौन सा, टू प्रमोट द लर्नर्स प्रोग्रेस। जब बच्चा उन्नति कर चुका है, विकसित वहां हो चुका है, इतना सीख चुका है, इतना अधिगम ले चुका है, तो उस चीज को आपको आगे बढ़ाना है। क्या बच्चे को वहां पर मॉनिटर बनाना है क्या, नहीं ना। क्या क्लासरूम में बुक्स की बात करनी है क्या, नहीं है ना। तो ऑल ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है। अब ये आसान सवाल है, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सिद्धांत आपका बनता है जो इंफेसाइजिस का मतलब आपका जोर डालता है, किस पर जोर डालता है, मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग के मायने क्या होते हैं बेटा जी, जहां पर आप क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन की चीजें इसमें शामिल होती हैं, किसके द्वारा, टीचर। तो आदर्श वाचन का मतलब बच्चे फॉलो करेंगे, बच्चे इमिटेट करेंगे, कहां, क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। और क्लासरूम में आएगा तो आप निकाल लो, ग्रेडेशन क्लासरूम के बाहर है, सिलेक्शन क्लासरूम के बाहर है, अपने पास में टेस्टिंग है, वो लास्ट का प्रोसेस है। वाचन वाचन कुछ होगा नहीं इसमें आपका। तो बताओ यहां कौन सा आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, उसका सिद्धांत इसमें आपको वहां पर देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन के लिहाज से यह चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन में टीचर क्या करेगा, आपका मॉडल रीडिंग करेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, आपका ग्रेडेशन का प्रिंसिपल है, उसका मीनिंग क्या बेटा। मैंने शुरू में आपको 3 से 4 चीजें बताई हैं, अगर वो आपको तैयार है ना, तो बेटा ये पूरा पेपर ही सोल्व कर लोगे आप। LSRW ढंग से ध्यान में है, SGPT आपको ढंग से ध्यान में है, 15-20 जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के नाम आपको ध्यान में, तो ये प्रॉब्लम में आना है ही नहीं ना बेटा जी। तो आप ये बताओ यहां पर अगले ने क्या कहा, ये कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा सिद्धांत है जो कि आपके ग्रेडेशन या फिर आपके सिंप्लीफिकेशन वाले रूल के बारे में बताता है। तो ग्रेडेशन इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की बात ही तो कह रहा है ना। मुझे ही हल्की सी हंसी आ गई इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में सिंप्लीफाई करना किसको, लर्निंग मटेरियल, अधिगम सामग्री को। बिल्कुल आसान सा सवाल दिया गया आपको। अगला, अपग्रेड करना नहीं, इंप्रूव करना नहीं, ठीक है, इनका बाकी का इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। ग्रेडेशन के मायने क्या, टू सिंप्लीफाई या फिर सिंप्लीफिकेशन, इतना सा है। अगले सवाल पे आ जाओ। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, एक भाषा का जो शिक्षण या अधिगम है उसका कौन सा सिद्धांत emphasizes इस बात पर जोर डालता है that language can be learned, कि लैंग्वेज को सीखा जा सकता है थ्रू प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट, इसके प्रैक्टिकल यूज के माध्यम से, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज का मतलब प्रायोगिक व्यवहारिक तौर पर, तो जब बच्चा करेगा करके सीखेगा वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो पुनर्बलन, इसका इससे रिलेशन बताओ, करके सीखने से नहीं। रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक उपचारात्मक, ये तो बच्चे की कमी को दूर करने के लिए है। करेक्टनेस, शुद्धता वाला, सही करने वाला नहीं है ना। जब बच्चा अगर सीखता है, और सीखता कैसे है, करके सीखता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाई डूइंग कहा जाता है, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लो। विच प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा सिद्धांत है, फोकसिस, जो इस बात पर आपका फोकस करता है, किस बात पर बेटा, आपका वहां पर चेक करना, जहां पर करेक्ट वेज, एकदम सही तरीके काम में लिए जाते हैं, कि इसके लिए करेक्ट वे की बजाय वेज भी हो सकता बेटा, यहां पर आप ले सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जहां बच्चे के सामने उसका अध्याय, उसकी इकाई, उसकी उप इकाई, उसका खंड है, उसका बिंदु है, उप बिंदु है, उसको कहां, बच्चों के सामने क्लास में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, क्लास में परिचय उसका करवाता है। तो क्लास में परिचय करवाने का मतलब टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को अपना मटेरियल प्रेजेंट ही तो करवा रहा है ना। तो यहां पर इवेल्युएशन,
मूल्यांकन की तो बात नहीं है ना, मूल्यांकन में इंट्रोड्यूस करवाएगा क्या, नहीं जांचेगा। मदर टंग, मदर टंग का यूज करने का मतलब बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस की बात नहीं आ रही है। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो उसको वहां पर थोड़ा सा पुश अप करने का काम कर रहा है, तो ये चीजें तो बिल्कुल बाहर हुई ना। इसके सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजदीक है, कौन सी, प्रेजेंटेशन वाली। जब इंट्रोड्यूस करवाएगा मतलब अपने मटेरियल को टीचर क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78 आपका, द टीचिंग प्रिंसिपल ऐसा शिक्षण सिद्धांत है आपका जिसके अंदर फोकसेस, इस बात पर फोकस किया जाता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बेटा ये लर्नर्स की जगह थोड़ा ठीक करेंगे आप, यहां पर टीचिंग लर्नर्स नहीं है बेटा, कैसा है, टीचिंग लर्निंग है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड, जिसे काम में लिया जा सकता है इन देयर डे टू डे लाइफ, उनकी रोजाना की जिंदगी में, उनकी वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में। तो यहां से आप पकड़ सकते हो ना इसका आंसर, लाइफ से जुड़ा। लाइफ से जुड़ने का मतलब क्या बताओ, सोसाइटी में है, आउटसाइड द क्लास है, तो बताओ लाइफ वाला मैनर प्रोपोर्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज बाहर हो गई ना, ओरल ओरल लिसनिंग और स्पीकिंग कौशल में नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर अपने पास दो बचे, कौन सा, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये तो प्रैक्टिकल नेचर है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में लाइफ को, सोसाइटी को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्लास में भी करके सीख सकता है, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ। अपने आप में कंप्लीट कौन सा है, ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत जो आपकी लाइफ में सह संबंध जोड़ने के आधार पर काम में लिया जाता है, वो किस में आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, आपके जीवन जीने के सह संबंधित अवस्था के साथ में इसे देखा जा सकता है, उसके साथ में से आपका जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न इसका आंसर है। अगले पे ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 79, ये भी आसान ही मानूंगा बेटा, लेकिन हाँ आप लोग पहली बार देखते हैं तो आपको थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है इसके अंदर कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो अभी भी बोला मैंने, थोड़ी देर पहले बोला है, मैंने क्या कहा, जब बच्चा खुद क्या करता है, आपका प्रैक्टिकल करता है, उस चीज को खुद अभ्यास में लेकर आता, वो लर्निंग बाय डूइंग, उसी पर अगला सवाल बना दिया गया। आपने देखा हो, पिछला सवाल उस पर अगला सवाल, अगला सवाल उस पर अगला सवाल, अगला सवाल उस पर अगला सवाल, वन बाई वन, एक रकम हाथ आ गई, सारे क्वेश्चंस आप निकाल डालोगे। विच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा के अधिगम और शिक्षण दोनों के लिए कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कंसीडर्स, जो समझा सोचा जाता है, प्रैक्टिस अभ्यास के लिए, ड्रिल, ड्रिल का मतलब भी क्या, अभ्यास, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है बेटा, आपके बिल्कुल नियर बाई हैं, नेसेसरी, जो आवश्यक होता है फॉर लर्निंग लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो किसी भाषा को आप सीखने की बात करते हैं ना, तो यहां वाले पार्ट में आपको प्रैक्टिस या फिर आपकी ड्रिल की आवश्यकता होती है, तो बच्चा खुद उसे करता प्रैक्टिकली और फिर उसे सीखता। ये कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग का है। इसमें इमिटेशन या अनुकरण की अवस्था नहीं है, इसमें मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की अवस्था नहीं है, इसमें कॉन्क्रीटनेस या मूर्त अवस्था नहीं है। जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा, ड्रिल करेगा, ठीक है, तो वो चीज किस में आती है बताओ, आपका लर्निंग बाय डूइंग में आती है। थोड़ा सा आपको डाउट इमिटेशन में होता है, लेकिन इमिटेशन का इसमें रोल है नहीं आपका। अगले पार्ट पे आ जाओ, 80 पे, व्हाट डज सिलेक्शन मीन इन टीचिंग ए सेकंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा पढ़ाते हैं तो उसमें सिलेक्शन का मतलब क्या, सिलेक्शन का मतलब आप मैटर का चयन करते हैं ना, कि मुझे क्या मैटर पढ़ाना है, तो बेटा जो पढ़ाते हो तो चूज करोगे, तो क्या चूज करोगे, वो क्या होता है, सिलेक्शन। पढ़ाना कैसे है, हाउ वाली जो चीजें आती हैं, हाउ वाली चीजें किसमें जाती हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरीके से वहां पर इसमें जोड़ा जाता है। तो अगले ने ये पूछा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन सीधा सीधा बताओ किस आधार पर किया जाता है आपका, कि हमें पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच, बाकी का इससे कोई रिलेशन नहीं, कहीं टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, एक काम की चीज थी मैंने बता दी। हाउ टू टीच कौन सा, आपका प्रेजेंटेशन वाला, प्रस्तुतिकरण वाला। 81 का देखिएगा, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर मीन, एक्सपोजर का जो प्रिंसिपल है उसका मतलब है क्या। एक्सपोजर का मतलब आप जो भाषा पढ़ा रहे हैं ना, उस भाषा के प्रति बच्चे को ओपन कर देते हैं, उस भाषा के लिए उस चीज को पूरा स्पष्टीकृत कर देते हैं, उसके नजदीक ले जाते हैं, उस भाषा के तार तार करके पूरी की पूरी चीज आपके सामने ले आते हैं, उसकी बारीकियां आपको सिखाई जाती हैं, सूक्ष्मता तक आपको ले जाया जाता है। तो यहां सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अपन इसके रियल आंसर पे आएंगे। इट मीन्स टू रिवील द लर्निंग आइटम्स, इसका मतलब यह होता है कि अधिगम के बिंदु उनको प्रकट करना। इट मीन्स पुटिंग द लर्नर इनटू द फॉरेन लैंग्वेज एनवायरमेंट, इसका मतलब यह है कि अधिगम कर्ता को आप वहां पर विदेशी भाषा है उसके माहौल में ढालें,
फिर इट मीन्स टेलिंग लर्नर्स, इसका मतलब यह होता है कि आप लर्नर्स को यह बताएं व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में। इट मीन्स, इसका अर्थ यह होता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, ऐसी जो गतिविधियां क्रियाविधियां हैं उनको आप आयोजित करें इन विच जिसमें लर्नर्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर मदर टंग, कि जो अधिगम करता है अपने आप को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकें। तो आप मुझे सबसे पहले यह बताइए कि आपको एक्सपोजर देना है, एक्सपोजर मदर टंग में देंगे या टारगेट लैंग्वेज में? टारगेट लैंग्वेज में। तो ये चीज बाहर हो गई ना आपकी, यहां से इसे अलग कर दें। आपको ये नहीं बताना कि क्लास में करना क्या है, क्लास में क्या नहीं करना है, एक्सपोजर देना टारगेट लैंग्वेज का। ये तो क्लास के वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट, क्लास के साथ में आपकी एक्टिविटी क्या है, उन पर फोकस करना है ना आपका। अब दो बचे, ठीक, क्या वहां पर कि लर्नर को आप लैंग्वेज एनवायरमेंट है उसमें रखें, फॉरेन लैंग्वेज एनवायरमेंट में, तो वो तो क्या है आपका एटमॉस्फेयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। आपको वहां पर क्या करना, लर्निंग आइटम्स है ना उनके लिए अपने आप को रिवील करना है, क्या वो हो जाए? तो प्रॉपर वे में सारे के सारे इससे जुड़े हुए नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक भी प्रॉपर वे में आपका जुड़ा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हाफ हार्टेड अपन लेना चाहें तो हाफ हार्टेड यहां इन दो के पास पहुंचेंगे, ठीक है। पहला कौन सा बताओ आपका वहां पर कि जो लर्निंग आइटम्स हैं उनको मैं क्या करूं, रिवील करूं। रिवील करने का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं ना आपका, ठीक है। तो ये भी तो एक्सपोजर के नजदीक जाता है, ठीक है। दूसरे वाला पार्ट लैंग्वेज एनवायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों को आप रख रहे हैं, ठीक है, तो वो नेचुरलिटी के साथ में एक्सपोज करने का काम आ रहा है। तो यहां पर एक चीज आ रही है, फिर दो दो चीजें आ रही हैं, हाफ हार्टेड भी आपकी दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके करीबी आंसर में एक की बजाय कितने चले जाएंगे बेटा, आपके वहां पर दो चले जाएंगे, एक नहीं जाएगा बल्कि दो। अब अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर इसमें तो आप क्या कर रहे हैं, रिवील ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है, लैंग्वेज आइटम को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी तो काम में ले सकते हैं। तो यहां अगर इन दोनों में से मैं बेस्ट कहूं तो कौन सा है, ये है, और ये थोड़ा सा कम है। लेकिन अपने पास में जब बोर्ड का सवाल आना है तो इस तरीके से आपका दिया नहीं जाना है। क्लियर आपका? अगले पार्ट पे आ जाएं, 82 पे। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है ऑफ टीचिंग इंग्लिश जहां पर अंग्रेजी भाषा को आपका वहां पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। सोशल एंड फंक्शन एस्पेक्ट्स, मतलब वहां पर जिसमें सामाजिक भी है और क्रियात्मक आधार पर ये चीजें आपकी देखी भी जाती हैं, ठीक है। विल मूव टुगेदर इन लर्निंग लैंग्वेज, और वो वहां पर एक भाषा है उसको आगे बढ़ाने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। तो देखो प्रॉपर ऑर्डर तो किससे जुड़ा हुआ है, LSRW से, इससे मतलब नहीं है। सिलेक्शन, व्हाट टू टीच, इससे मतलब नहीं है। अब दो चीजें अपने पास बढ़ गई, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। तो बेटा नेचुरलनेस तो वही है, कौन सा, जो प्रॉपर ऑर्डर है, ठीक है। तो अब अपने आप आंसर ये बचा, फिर कहूंगा करीबी, नॉट एग्जैक्ट बेटा। रीजन सुनना, क्या कहा, सोशल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, ये ज्यादा इसके मल्टीपल लाइन अप्रोच के नहीं है, ज्यादा किसके बताओ आपका, कोरिलेशन विद लाइफ। सॉरी, ये जो पार्ट है ना ये इसके ज्यादा नजदीक है, ठीक है। कौन सा वहां पर, कोरिलेशन विद लाइफ, क्योंकि किसको जोड़ रहे हो आप वहां पर बताओ, सोशली जोड़ रहे हो ना, फंक्शनली जोड़ रहे हो, उनको साथ में वहां पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहां ये करीब लूंगा। मल्टीपल लाइन अप्रोच में क्या होता है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, डिफरेंट आपकी अप्रोचेज हैं, उनको शामिल किया जाता है। आइए अगले सवाल पे। अब देखो जो पेपर आप देकर आए हैं उसके बाद में क्या कमियां रही होंगी, आपने क्या सोचा होगा, अनसकी ने आपको क्या दिया होगा, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, वो सारा निचोड़ आपके सामने ला रहा हूं। तो सिर्फ पेपर देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी पेपर आपने दिया है उस पेपर के अंदर अगर कुछ कमियां भी रही हैं तो वो भी आपके सामने रिवील होनी चाहिए। अगले बात पे आओ, नेक्स्ट लो, विच वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत आपका वहां पर बनता है, इज यूज टू डिसाइड, ये इसलिए काम में लिया जाता है कि आप इस बात को डिसाइड करें, निश्चय करें, द करिकुलम, उस आपके करिकुलम को, उस आपके वहां पर पाठ्यक्रम को, एंड कंटेंट, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है आपके वहां पर अवधि के आधार पर, आपके निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर, निश्चित पाठ्यचर्या के आधार पर, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काम में लिया जाता है। तो इसमें सीधा सीधा है कि आपको डिसाइड करना कि आप पढ़ाएंगे क्या, क्या पढ़ाएंगे। तो आप इन दोनों लाइंस का मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, वोट टू टीच, पढ़ाना क्या है, और पढ़ाना क्या है इज इक्वल टू बेटा सिलेक्शन, जो टीचर क्लासरूम के बाहर क्या करके आएगा, सेलेक्ट करके आएगा। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन नहीं ना, मूल्यांकन तो बाद की बात है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस LSRW, प्रॉपर ऑर्डर, ये तो ऑप्शन ही हट गए ना, दोनों सेम से हैं,
नेचुरलनेस ही तो प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर ही नेचुरलनेस है, तो इनका तो कोई मतलब है ही नहीं आपका। तो अपने पास में आंसर कौन सा रहा? सिलेक्शन। देखो इवेल्युएशन वैसे बाहर है, क्यों? क्योंकि ये बाद में होना चाहिए। आपको ये देखना है ना कि मुझे पढ़ाना क्या, उसको डिसाइड कर रहे हो किस में आएगा? सिलेक्शन के क्राइटेरिया में। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल या कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका मतलब क्या निकलता है वहां पर? ये अगले ने पूछा है। मीन्स टू ट्रीट वेरियस कंपोनेंट्स, जहां पर अलग अलग प्रकार के जो आपके घटक हैं उनको आपको बर्तावित करना है, उनको आपको काम में लेना है। अब लिंग्विस्टिक लर्निंग भाषाई अधिगम के आधार पर इक्वली, इक्वली का मतलब बराबर, अनुपात के आधार पर। ये लो एक वर्ड आंसर देता बेटा, इक्वल का मतलब आपको बराबरी करनी है। तो हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निरूपण बराबर हो सकता है क्या? नहीं। मल्टीपल लाइन अप्रोच में आपकी डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट मेथड्स हैं, बराबर नहीं आ सकती, अकॉर्डिंग टू यूज आएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है। तो आप जब इक्वली ले रहे हैं तो इसका मतलब अनुपात समानुपात उसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो कौन सा पार्ट है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन है। देखो एक एक वर्ड निकाल रहा है, क्यों रट्टा मारूं मैं, क्यों वहां पर अपने दिमाग को परेशान करूं? अगले पार्ट पे आओ। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम, सही या उपयुक्त समय क्या है टू अप्लाई द प्रिंसिपल, जहां पर मैं इस प्रिंसिपल को क्या करता हूं आपका अप्लाई करता हूं? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इन लैंग्वेज टीचिंग। सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत लैंग्वेज टीचिंग, तो मैंने कहा था कहां? क्लास के बाहर पढ़ाने से पहले, कक्षा में आने से पहले। इतना तो है ना आपका। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहां? देखो आप एक बार पढ़ना, ऑप्शंस पढ़ना, अगर आपको सिलेक्शन का पता है ना, तो यहां पर देखो अपने पास में ये जो टर्म आया ना, ये तीनों चीजें कौन सी? आफ्टर द कोर्स हैज बिगन, नहीं ना। एट द एंड ऑफ द कोर्स, नहीं ना। वेन एवर द टीचर वॉन्ट्स टू ही कैन अप्लाई द प्रिंसिपल, नहीं ना। तो आंसर कौन सा है? बिफोर द कोर्स बिगिंस, कोर्स जब आपका शुरू होता है। ज्यादा अच्छा वर्ड बेटा क्या है आपका वहां पर? क्लास। अगले सवाल पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत नहीं है अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग द सेकंड लैंग्वेज, कि सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाने का सिद्धांत जो नहीं बनता है? तो इसको चेक करो। प्रिंसिपल्स हेल्प, कि हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत मदद करते हैं टीचर की टू अचीव, प्राप्त करने में, किसको? द डिजायर्ड गोल्स, उन इच्छित लक्ष्यों को जो उसकी टीचिंग में। बिल्कुल ऐसा होता है। प्रिंसिपल्स मेक द लर्निंग इफेक्टिव एंड इजी, सिद्धांत हमारी लर्निंग अधिगम को प्रभावशाली और आसान बिल्कुल बनाते हैं। ये भी अपने आप में करेक्ट, ये भी अपने आप में करेक्ट, तो ये भी ट्रू है बेटा, और ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट पे, ऑल द प्रिंसिपल्स, सारे के सारे जो सिद्धांत हैं, बिकम बैरियर्स, वो बाधा बनते हैं। नहीं भाई, कोई भी सिद्धांत बाधा नहीं बनता है इन कंप्लीटिंग द सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में। गलत बात है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव का तो इशू है ही नहीं, ये दो तो ट्रू हैं। मुझे जो फॉल्स बताना है वो कौन सा है? ये वाला। अगले सवाल पे आओ। विच प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंप्लाइज ब्रेविटी, निम्नांकित में से कौन सा अंग्रेजी का पढ़ाने का सिद्धांत ऐसा है जो ब्रेविटी बताता है? ब्रेविटी का मतलब जहां पर संक्षिप्तता आती है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो चीजें आपकी वहां पर कहीं ना कहीं शुद्धता बताती हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए वहां पर चीजों की सटीकता बताती हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्पष्टता बताती हैं। ठीक है, वो जो सारा का सारा मैनर है वो किस में जाता है? ब्रेविटी में जाता है। ठीक है, तो फोनोलॉजी नहीं ना, फोनोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? साउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं ना आपका वहां पर। रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन नहीं ना। तो जो आपका सटीकता, स्पष्टता, शुद्धता, संक्षिप्तता, इसके नजदीक बेटा कौन है आपका? जब चीजें एक्यूरेसी में आती हैं, कॉन्क्रीटनेस में आती हैं, शुद्ध होती हैं, मूर्त, यथार्थ और वास्तविक रूप में होती हैं, उन्हें यहां पर कहा जा सकता। तो आंसर अपना 3 का है। नंबर 88 पे आओ। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, निम्नांकित सिद्धांत के अनुसार सब्जेक्ट मैटर, जो हमारी विषय वस्तु है ना, शुड बी, वो होनी चाहिए रिलेटेड टू, संबंधित होनी चाहिए किससे? हमारे कस्टम्स, रीति रिवाजों में। बेटा रीति रिवाज कहां चलते हैं? समाज में चलते हैं। ट्रेडिशंस, परंपराएं कहां होती हैं? समाज में होती हैं। तो समाज के लिए अगले ने वर्ड भी दिया है। ठीक है, जिस समाज से अधिगम करता, संबंध रखता, तो मतलब हमारा जीवन समाज से संबंधित है, तो समाज से संबंधित चीजों के साथ में सहज संबंधता रखते हुए हमें इसे काम में लेना है। तो आप ये बताओ अपने पास में ऐसा सिद्धांत कौन सा रहेगा? ग्रेडेशन रह सकता है क्या? सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं ना। पर्पस, उद्देश्य और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा वाला नहीं रहेगा ना। बेटा इसका उच्चारण सुनना, पर्पस नहीं पर्पस होता है। अब 2 बचे,
कल्चरल अप्रोच और कोरिलेशन विथ लाइफ। तो गौर करना, प्रॉपर वे में कल्चरल अप्रोच अपने आप में कोई डिफाइंड प्रिंसिपल है नहीं। ये कल्चरल अप्रोच अपने आप किस में शामिल होता है? कोरिलेशन विथ लाइफ, जीवन के साथ सह संबंध में शामिल किया जाता है। अगले सवाल पे आओ, 89। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी हैबिट है या आदत है, शुड बी एस्टेब्लिश्ड, जिसे स्थापित किया जाना चाहिए, निर्मित किया जाना चाहिए इन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जहां पर आप आदत निरूपण का सिद्धांत इसमें डालते हैं, और लर्निंग ए लैंग्वेज, एक भाषा को सीखने में। तो आप गौर करो, यहां पर अगले ने हमसे पूछा क्या है, पहले ये चेक करो कि हमें क्या चाहिए, बताओ। आपका हैबिट्स, आदत है, आदतों का क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है। जहां पर बच्चा है, हैबिट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीजों को आगे सीखे, तो कौन सी आदत उसमें होनी चाहिए। तो पहली बात देखो, यहां से लेते हैं अपन, ये चीज तो हटानी ना, क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट करना है। मैं उल्टा पढ़ता हूं, हैबिट ऑफ हेल्पिंग हिज क्लासमेट्स, अपने कक्ष के जो सहपाठी हैं उनकी मदद करना, कंप्लीटिंग होमवर्क, उनका गृह कार्य पूरा करवाने में। तो बेटा ये तो एक बैड इंप्रेशन है, बैड हैबिट हो जाएगा, अच्छी आदत है ही नहीं। हैबिट ऑफ कीपिंग बुक्स नियर हिज बेड, अपने बिस्तर के नजदीक क्या रखना, वहां पर बताओ, पुस्तकों को रखना नहीं होगा ना, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको शुद्ध उच्चारण है वो सीखने की जो आदत है, मैं बार बार फोनोलॉजी फोनेटिक्स के बारे में आपको बोलता रहता हूं, ये जो चीज है ना, ये इसके साथ में आपको देखनी है, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर अगले ने बोला क्या, करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, जो शुद्ध उच्चारण है, ठीक है, उसकी आदत का फॉर्मेशन आप में होना चाहिए। मैनली अगर इसको पूछेगा तो बेटा प्रोनाउंसिएशन के नाम से नहीं पूछेगा, हैबिट फॉर्मेशन के नाम से अगला पूछ लेगा, ये यहां नहीं देगा बल्कि आंसर में दे देगा आपको। आज का अपना अंतिम सवाल, क्यों मजा आया ना, अब धीरे धीरे सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सर 5 सवाल करवा रहे हो, सर 10 सवाल करवा रहे हो, देखो आज 45 सवाल करवा दिए। एक वक्त ऐसा भी आएगा बेटा 50, 60, 100, 125, 150 सवाल भी करोगे। जुड़े रहना मेरे से लास्ट तक, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी फरवरी की एग्जामिनेशन तक, और उसके बाद में ग्रेड 2 वाले बच्चों के लिए करूंगा, फिर ग्रेड 1 के बच्चों के लिए करूंगा, बीच में जनरल इंग्लिश है, जो जो एग्जामिनेशन पहले आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस वहां मिलेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपके सवाल। और देखो 45 सवालों में खाली 45 बात नहीं हो रही बेटा, 150 प्लस बातें इसके अंदर आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। टू विच प्रिंसिपल, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि हमारे जो लर्नर्स होते हैं या फिर अधिगम करता होते हैं, शुड वर्क, जिन्हें काम करना चाहिए विद मोर एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस, ज्यादा जो आपकी व्यापक, विस्तृत और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, उच्च स्तरीय परिभाषाओं के साथ में जुड़ रहा है, उन एक्सप्लेनेशंस या व्याख्याओं के साथ में, जहां पर वर्ड मीनिंग्स की अपन बात करते हैं, शब्द के अर्थों की अपन बात करते हैं। तो सीधा सीधा देख लो ना बेटा, किसकी बात हो रही है, वर्ड्स की, और वर्ड्स का जो रिलेशन है मुझे ज्यादा जाना ही नहीं, बताओ किससे जुड़ा हुआ है, आपका वोकेबलरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी चीजों को हटाओ। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच किससे है, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट अप्रोचेस से है, इसका रिलेशन नहीं। प्रॉपर ऑर्डर LSRW वाला, इसका मतलब नहीं। सिलेक्शन, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली, मैं बार बार ये वर्ड काम में लेता हूं, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी मैटर अच्छा आता है ना, तो आपको जोर ही नहीं आएगा, आपका पेन सीधा वहां टिक मार्क करेगा जहां पर इसका रियल आंसर होता है। तो दीज वर द 45 क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, सो कॉल्ड -08 एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक या दो सवाल में हमें ऐसा मिला जो नजदीकी आंसर अगले ने माना, ठीक है, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं था। एक ऐसा भी क्वेश्चन आया जहां पर 2 आंसर बन सकते हैं, तो आपकी सारी डीलिंग आपके सामने वहां पर रख दी है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी अच्छी कवर होंगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट, तो बेटा फास्ट तो रहना पड़ेगा, टाइम कम है, एग्जामिनेशन है, वो बिल्कुल एट हैंड कहूंगा, नजदीक है आपका। ऐसे हालात में आपको मेरे साथ अगर ज्यादा मटेरियल पढ़ना है तो 1-1.5 घंटे में कैसे 4 से 5 घंटे का मैटर आप कवर करते हैं, वो सारा आपका पढ़ा हुआ रिवाइज भी होना चाहिए। जिस टेस्ट को आप देते हैं, देने के बाद अगर मेरे से पढ़ते हैं तो पहले वो आप एक बार उसकी स्टडी घर पर करके रखें। जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ते हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, वो मेरे वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लें, और स्लो करने के बाद में हाफ स्पीड में 0.50 की स्पीड में क्या करें, वहां पर उसे आपका देखें, जो 1.0 आ रहा है उसे वहां पर 0.50 के साथ में, या फिर शून्य जो आपका मैं ओ बोल रहा हूं उसे कंफ्यूज मत होना, 0.50 या फिर 1.0 उनमें से 0.50 को चूज करके आप वहां पर उसे पढ़े, मतलब हाफ स्पीड में वहां पर ले लें। और इसमें जो अगर कमियां रही हैं, कहीं भी रही हैं, चाहे पेपर में रही हैं, चाहे आंसर की में रही हैं, वो भी आपके सामने यहां पर मैं लेकर आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ खास रहा होगा। अपने साथियों को सारी चीजें लाभान्वित करने के लिए शेयर भी करते रहोगे। खाली
खाली इसलिए नहीं कि आप पढ़ रहे हो, बल्कि इसलिए कि आपकी वजह से किसी और को लाभ वहां पर मिल रहा है। उसके साथ शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं कि पत्रता में वहां पर आप किसी को वहां पत्र बना रहे हैं ना, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डाल, तो बेटा आपके पास जो मटेरियल है वो दूसरों तक भी जाना चाहिए। और सरस्वती माँ है, उसका एक वरदान होता है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना अपने पास रखोगे ना उतना कम होगा। आपने गौर किया होगा कि यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, खाली यहां कोई पोगापंथी नहीं, कोई फालतू का एड वेड नहीं है आपका, ठीक है? कोई फालतू का कोर्स बेचना, फलाना दिखना, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा ना। बच्चों ने मुझसे ऐप का नाम पूछा, नहीं बेटा बहुत कुछ यहीं करवा दूंगा, ठीक है? ये एक निःशुल्क व्यवस्था है उन विद्यार्थियों के लिए जो या तो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर आपका वहां पर पैसे देने में सक्षम नहीं होते हैं। उन बच्चों के लिए हमने एक पहल कर रखी है। इसके पीछे ये नहीं कि पहले आपको हम हाईलाइट करें फिर आपको हम ऐप बेचें, ऐसा कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है। केवल और केवल एक सामाजिक हित के तौर पर यह चीज आपको वहां देखने को मिल रही है, ठीक है ना बेटा? तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में आपका नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।